23 अक्टूबर की रात प्रिया के लिए किसी भी दूसरी आम रात की तरह ही शुरू हुई। मुंबई के आलीशान ताजमहल पैलेसेस होटल में कमरों की सफाई की एक लंबी शिफ्ट के बाद वह अपनी चचेरी बहन दीपा और अपनी 4 साल की बेटी जौरा के साथ अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी। लेकिन रात 10:30 बजे सब कुछ बदल गया। ज़ारा रोते हुए जागी। उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। प्रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी बेटी को एक कंबल में लपेटा, एक टैक्सी बुलाई और पास के सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। अब रात 11:45 बज रहे थे। प्रिया ज़ारा को अपनी गोद में लिए बच्चों के आपातकालीन कक्ष में इंतजार कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सिर्फ एक मां की चिंता के कारण नहीं, बल्कि किसी और चीज के कारण, कुछ ऐसा जिसे वह बयां नहीं कर सकती थी। वह इस शहर में वापस आ गई थी, वह शहर जहां सब कुछ शुरू हुआ था, वह शहर जहां सब कुछ खत्म हो गया था। एक नर्स जांच कक्ष से बाहर आई और उसका नाम पुकारा। प्रिया कांपते पैरों पर खड़ी हुई, ज़ारा को अपनी छाती से कसकर चिपकाए हुए। बच्ची कमजोरी से कराह रही थी, उसके गाल बुखार से लाल थे। वे एक सफेद गलियारे से गुजरे। कीटाणुनाशक की गंध ने उसके पेट में हलचल मचा दी, उन यादों को वापस ले आई जिन्हें वह 5 सालों से दफनाने की कोशिश कर रही थी। नर्स ने जांच कक्ष नंबर 7 का दरवाजा खोला। प्रिया अंदर चली गई। उसकी आंखें अपनी बेटी पर टिकी थीं। उसने उस डॉक्टर को नहीं देखा जो उसकी ओर पीठ किए एक फाइल की जांच कर रहा था। शुभ रात्रि, कृपया अंदर आएं और बैठें, एक गहरी और गर्म पुरुष आवाज ने कहा। एक ऐसी आवाज जिसे प्रिया अपनी आवाज से भी बेहतर जानती थी। एक ऐसी आवाज जो उसके सपनों में उसे सताती थी। एक ऐसी आवाज जो एक भूत की थी। दुनिया रुक गई। प्रिया कमरे के बीच में जम गई। वह सांस नहीं ले पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी। डॉक्टर मुड़ा और उनकी आंखें मिलीं। आरव, वह आदमी जिससे उसने अपनी पूरी आत्मा से प्यार किया था, वह आदमी जिसकी बेटी अब उसकी गोद में थी, वह आदमी जो 5 साल पहले मर गया था, सिवाय इसके कि वह मरा नहीं था। वह यहां था, उसके सामने, जीवित, एक सफेद कोट पहने हुए, जिसके गले में एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ था, और वह उसे उन्हीं हरी आंखों से देख रहा था जो कभी उसे असीम प्रेम से देखती थीं। लेकिन अब उन आंखों में कुछ अलग था। भ्रम था, जिज्ञासा थी, लेकिन कोई पहचान नहीं थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? आरव ने पेशेवर चिंता के साथ उसके पास आते हुए पूछा। क्या आपको बैठने की जरूरत है? प्रिया जवाब नहीं दे सकी। उसकी आंखों से बिना इजाजत के आंसू बहने लगे। उसके घुटने कमजोर महसूस हो रहे थे। आरव जिंदा था, आरव यहीं था, लेकिन आरव को वह याद नहीं थी। मैं ठीक हूं, प्रिया हकलाते हुए ज़ारा को और कसकर गले लगा लिया। बच्ची उसकी छाती पर रो पड़ी। शांत हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, आरव ने एक शांत आवाज में कहा, एक कुर्सी पास लाते हुए। मैं समझता हूं कि जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो यह बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। आरव ने धीरे से प्रिया को कुर्सी पर बिठाया। उसके हाथ प्रिया की बांह को छू गए और उस पल कुछ अजीब हुआ। आरव रुक गया। उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव आया। उसका दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से धड़कने लगा। एक गर्म और परिचित सनसनी उसके शरीर में फैल गई, जैसे कि कुछ ऐसा पहचान लिया हो जिसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। क्या हम पहले कभी मिले हैं? आरव ने अचानक पूछा, प्रिया के चेहरे का गहन अध्ययन करते हुए। उसकी हरी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढ रही हों। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। नहीं, प्रिया ने झूठ बोला। उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी। वह अभी यह नहीं कर सकती थी। ज़ारा को उसकी जरूरत थी, वह बाद में टूट सकती थी। हम एक दूसरे को नहीं जानते। डॉक्टर आरव को संदेह हुआ। वह चेहरा, वे शहद भूरी आंखें जो आंसुओं से भरी थीं, ने उसके सीने में कुछ गहरा जगा दिया, एक अनाम लालसा। लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और छोटी ज़ारा पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वह बेचैनी बनी रही, खाते खाते तरफ जब धारा पड़ता है, वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उपस्थिति इतनी करीब थी कि प्रिया उसकी परफ्यूम की महक सूंघ सकती थी। वही परफ्यूम जो वह 5 साल पहले लगाता था। एक ऐसी महक जिसने उसे सुरक्षित, प्यार और घर जैसा महसूस कराया था। नमस्ते, छोटी राजकुमारी, आरव ने जौरा को संबोधित करते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ कहा।
उसकी आवाज इस तरह से नरम हो गई जिसने प्रिया के दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? जारा, बच्ची ने कमजोर आवाज में फुसफुसाया। उसकी बड़ी हरी आंखें बिल्कुल अपने पिता की तरह उसे बच्चों जैसे विश्वास के साथ देख रही थीं। जारा, आरव ने दोहराया और उसकी आंखों में कुछ चमक उठा, एक भावना जिसे वह नाम नहीं दे सका। कितना सुंदर नाम है। क्या मैं तुम्हारी जांच कर सकता हूं? मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत कोमल और तेज रहूंगा। जारा ने सिर हिलाया और आरव ने विशेषज्ञ लेकिन कोमल हाथों से अपनी जांच शुरू की। प्रिया उसे देखती रही। हर हरकत इतनी परिचित फिर भी इतनी अजीब थी। यह वह आदमी था जिसने उससे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। वह आदमी जिसने अपना हाथ उसके पेट पर रखा था जब जारा अभी पैदा नहीं हुई थी और दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनने का वादा किया था। वह आदमी जिसने अपने ही परिवार के खिलाफ उसका बचाव किया था और अब उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। यह कब से हो रहा है? आरव ने टॉर्च से जारा का गला जांचते हुए पूछा। लगभग 3 घंटे से, प्रिया ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उसका बुखार बहुत तेजी से बढ़ा और उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। क्या उसने आज कुछ अलग खाया? नहीं, बस सामान्य खाना। वह पूरे दिन ठीक थी। आरव ने सिर हिलाया, बच्ची के कानों की जांच करते हुए। जारा थोड़ा सा कराह उठी और उसने तुरंत उसे शांत किया। बस 1 सेकंड और। तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जब आरव स्टेथोस्कोप से जारा की छाती की जांच कर रहा था, प्रिया खुद को उसके चेहरे का अध्ययन करने से नहीं रोक सकी। छोटे छोटे बदलाव थे। उसकी आंखों के चारों ओर कुछ महीन रेखाएं जो पहले नहीं थीं। उसके बाल हालांकि अभी भी गहरे और घने थे। कनपट्टियों पर कुछ समय से पहले के सफेद बाल थे, लेकिन वह अभी भी सबसे सुंदर आदमी था जिसे उसने कभी देखा था। एकमात्र आदमी जिससे उसने कभी प्यार किया था। एकमात्र आदमी जिससे वह कभी प्यार करेगी। यह एक वायरल संक्रमण लगता है, आरव ने जांच पूरी करने के बाद समझाया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उनका सामना करते हुए, कंप्यूटर पर टाइप करते हुए। उसका गला सूजा हुआ है, लेकिन मुझे किसी जीवाणु संक्रमण का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। उसका बुखार अगले 24 से 48 घंटों में उतर जाना चाहिए। मैं बुखार के लिए एक ज्वरनाशक और मतली के लिए कुछ लिखूंगा। क्या यह गंभीर है? प्रिया ने पूछा। उसकी मां की आवाज उसके दर्द पर हावी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव ने उसे देखकर मुस्कुराया और वह मुस्कान जिसने कभी उसके दिल को पिघला दिया था अब भी वही प्रभाव डाल रही थी। यह इस उम्र के बच्चों में एक आम बात है। सही देखभाल के साथ वह कुछ ही दिनों में फिर से कूदने और खेलने लगेगी। उसने देखभाल के निर्देश, दवा कैसे देनी है और किन लक्षणों पर ध्यान देना है, समझाया। प्रिया ध्यान से सुनती रही, सिर हिलाती रही, लेकिन उसका एक हिस्सा अतीत में अटका हुआ था जब इसी आदमी ने वादा किया था कि वे अपने बच्चे की देखभाल एक साथ करेंगे। कोई सवाल? आरव ने नुस्खा छापते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ गई हूं, प्रिया ने कांपते हाथों से कागज लेते हुए जवाब दिया। आरव ने फिर से उसे एक जिज्ञासु भाव से देखा। माफ कीजिए अगर यह अजीब लगे, लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि हम पहले नहीं मिले हैं? आपका चेहरा मुझे बहुत परिचित लग रहा है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसने खुद को यह सपना देखने दिया कि शायद कहीं गहरे अपने अवचेतन में आरव को वह याद है। शायद मेरा चेहरा आम है। प्रिया ने ज्वारा को अपनी गोद में लिए खड़े होते हुए एक छोटी सी मुस्कान के लिए मजबूर करते हुए कहा। नहीं, आरव ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। वह भी खड़ा हो गया। आपके चेहरे में कुछ भी आम नहीं है। वह टिप्पणी उनके बीच हवा में लटकी रही, कुछ अनकहे से भरी हुई। प्रिया को लगा कि अगर वह अभी बाहर नहीं निकली तो वह पूरी तरह से बिखर जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुभ रात्रि, उसने जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। रुकिए, आरव ने एक विजिटिंग कार्ड बढ़ाते हुए उसे रोका। यह मेरा सीधा नंबर है। अगर 48 घंटों में उसका बुखार नहीं उतरता है या यदि आप कोई चिंताजनक बदलाव देखती हैं तो मुझे फोन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या समय है। प्रिया ने कार्ड लिया। उसकी उंगलियां आरव की उंगलियों से छू गईं। फिर से वह चिंगारी। उन दोनों ने इसे महसूस किया। आरव ने उसे अनुत्तरित सवालों से भरी आंखों से देखा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, आरव ने धीरे से कहा। उसकी नजर प्रिया और जारा के बीच घूम रही थी। उन्हें जाते देख उसके सीने में कुछ भारीपन महसूस हुआ, एक नुकसान की भावना जिसे वह समझा नहीं सकता था। प्रिया एक रोबोट की तरह अस्पताल से बाहर निकली।
दीपा लॉबी में उसका इंतजार कर रही थी, चिंतित। ज़ारा कैसी है? उसकी चचेरी बहन ने तुरंत पूछा। वह ठीक हो जाएगी, प्रिया ने एक खोखली आवाज में जवाब दिया। बस एक वायरल संक्रमण है। तो फिर तुम ऐसी क्यों लग रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? क्योंकि मैंने देखा है, प्रिया ने फुसफुसाया। आंसू आखिरकार आजादी से बहने लगे। मैंने आरव को देखा, वह जिंदा है दीपा, वह जिंदा है और उसे मैं याद नहीं हूं। दीपा ने उसे गले लगा लिया, जबकि प्रिया चुपचाप रोती रही, अपनी सोई हुई बेटी को गोद में लिए हुए। उसका दिल एक बार फिर से अनगिनत टुकड़ों में टूट गया था। उस रात ज़ारा को सुलाने और उसे दवा देने के बाद प्रिया दीपा के साथ अपार्टमेंट के छोटे से लिविंग रूम में बैठी। उसकी चचेरी बहन ने उसे अदरक की चाय बनाई, धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए जब तक प्रिया बात करने के लिए तैयार ना हो जाए। मुझे सब कुछ बताओ, दीपा ने आखिरकार कहा। और प्रिया ने बताया। उसने अस्पताल में हुई मुलाकात के बारे में बताया कि कैसे आरव ने उसे नहीं पहचाना, उस आदमी के इतने करीब होने के असली एहसास के बारे में जिसे वह प्यार करती थी, लेकिन साथ ही एक अजनबी भी थी। लेकिन यह कैसे संभव है? दीपा ने पूछा। उसकी मां ने तुमसे कहा था कि वह मर गया है, क्या तुम उसके अंतिम संस्कार में गई थी? मैं अंतिम संस्कार में नहीं गई थी, प्रिया ने सुधारा। श्रीमती खन्ना ने कहा था कि दुर्घटना के बाद जटिलताओं के कारण आरव की मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे उसे देखने की कभी इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि चिकित्सा कारणों से उसके शरीर का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गया और अंतिम संस्कार निजी होगा, केवल परिवार के लिए। उस औरत ने तुमसे झूठ बोला, दीपा ने गुस्से से कहा। उसने हर चीज के बारे में झूठ बोला। प्रिया ने 5 साल पहले अस्पताल में हुई उस भयानक बातचीत को याद किया। दुर्घटना के 3 दिन बाद श्रीमती खन्ना ने उसे कैंटीन में पाया था और एक ठंडी, सोची समझी आवाज में कहा था कि उस रात अप्रत्याशित जटिलताओं के कारण आरव की मृत्यु हो गई। तुम्हारी यहां अब कोई जरूरत नहीं है, श्रीमती खन्ना ने कहा था। मेरा बेटा चला गया है और जिस बच्चे को तुम अपने पेट में पाल रही हो, उससे कुछ नहीं बदलता। तुम्हें इस परिवार से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने कुछ भी दावा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरे पास ऐसे वकील हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे। दुख और सदमे से टूटकर प्रिया भाग गई थी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और वाराणसी लौट आई, जिस शहर में वह पली बढ़ी थी। वहां अपने साधारण माता पिता के समर्थन से उसने ज़ारा को अकेले जन्म दिया, उस आदमी के बिना जिसे वह प्यार करती थी, यह विश्वास करते हुए कि वह मर चुका है। 4 साल तक उसने घरों की सफाई की, बगीचों की देखभाल की, अपनी बेटी का पेट पालने के लिए कुछ भी किया। उसने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कभी पूरी नहीं की। वह सपना आरव के साथ ही मर गया था, या ऐसा उसने सोचा था। तुम्हें उसका सामना करना होगा, दीपा ने कहा। तुम्हें उसे सच बताना होगा। ज़ारा को अपने पिता को जानने का हक है। और मैं क्या कहूंगी? प्रिया ने हताश होकर पूछा। नमस्ते, मुझे पता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे और यह तुम्हारी बेटी है। तुम्हें लगता है कि वह विश्वास करेगा? शायद वह सोचेगा कि मैं पागल हूं, या इससे भी बदतर, एक अवसरवादी, जैसा कि उसकी मां हमेशा कहती थी। तो फिर सबूत ढूंढो, कोई तस्वीर, संदेश, कुछ तो होगा। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। जब मैं गई तो मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मेरा पुराना कंप्यूटर, मेरा फोन, सब कुछ। मेरे पास बस का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे माता पिता को भेजने पड़े। मैं अपने साथ सिर्फ वही कपड़े लाई थी जो मैंने पहने थे, और मेरी गर्भावस्था के दस्तावेज और सोशल मीडिया पर तस्वीरें, जो 1000 पोर्टर बाप करते हैं। आरव ने हमारे बारे में कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। हमने अपने रिश्ते को उसके परिवार से बचाने के लिए निजी रखा था। प्रिया ने एक हारी हुई सांस ली। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो साबित कर सके कि मैं जो कह रही हूं वह सच है। अगले 48 घंटे बहुत पीड़ादायक थे। प्रिया ने ज़ारा की देखभाल की, जो दवा की बदौलत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार आरव पर टिका हुआ था। वह जिंदा था। 5 साल तक उसकी मौत पर रोने के बाद, हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर जाने के बाद, वह जिंदा था। जिस सवाल ने उसे सताया वह था क्यों? श्रीमती खन्ना ने झूठ क्यों बोला? उन्होंने उसे यह विश्वास क्यों दिलाया कि आरव मर चुका है, जबकि वह स्पष्ट रूप से जिंदा था? जवाब उसे जोर से लगा, उन्हें अलग करने के लिए। श्रीमती खन्ना जानती थीं कि अगर प्रिया को लगा कि आरव मर चुका है तो वह गायब हो जाएगी। और ठीक यही हुआ था। अस्पताल जाने के तीसरे दिन
प्रिया ताज होटल की 20वीं मंजिल के एक स्वीट की सफाई कर रही थी जब उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। नमस्ते, उसने जवाब दिया, तौलिया मोड़ते हुए फोन को अपने कान और कंधे के बीच संतुलित करते हुए। प्रिया जी, मैं किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर आरव बोल रहा हूं। प्रिया ने लगभग तौलिया गिरा दिया था। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। डॉक्टर आरव, हाँ नमस्ते, वह कहने में कामयाब रही। मैं बस जारा की तबीयत जांचने के लिए फोन कर रहा था। क्या उसका बुखार उतर गया है? हाँ, बहुत बेहतर है। वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है। पूछने के लिए धन्यवाद। फोन पर एक खामोशी छा गई। फिर आरव ने एक नरम, अधिक व्यक्तिगत आवाज में कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और माफ करना अगर यह अनुचित है, लेकिन मैं तुम दोनों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं, तुम और जारा। प्रिया उस बिस्तर पर बैठ गई जिसे उसने अभी अभी ठीक किया था। उसके पैर कमजोर पड़ गए थे। क्यों? उसने पूछा, हालांकि वह जानती थी कि उसे नहीं पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता, आरव ने स्वीकार किया। उतना ही भ्रमित लग रहा था जितना वह महसूस कर रहा था। यह सबसे अजीब बात है, जब से तुम लोग मेरे जांच कक्ष से गए हो, मुझे एक लगातार नुकसान का एहसास हो रहा है, जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण जाने दिया है। मुझे पता है यह बेतुका लगता है, हम अजनबी हैं। हाँ, प्रिया ने कहा। आंसू उसकी आंखों में जल रहे थे। अजनबी? लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है ना? आरव ने जोर दिया। जब मैंने तुम्हें देखा, जब हमारे हाथ छुए, मैंने कुछ महसूस किया, एक जुड़ाव, और मुझे पता है कि तुमने भी इसे महसूस किया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह नहीं हो सकता। वह खुद को उम्मीद नहीं करने दे सकती थी। अब और नहीं। डॉक्टर आरव, आरव, उसने उसे बीच में टोका। कृपया मुझे आरव कहो। आरव, वह नाम उसकी जबान पर शहद जैसा लगा, मीठा और परिचित। मुझे काम पर वापस जाना है। रुकिए, कृपया, आरव ने जल्दी से कहा। क्या हम मिल सकते हैं कॉफी के लिए? मुझे पता है यह असामान्य है, लेकिन मुझे यह समझने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। हर आत्मरक्षा की प्रवृत्ति प्रिया को ना कहने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसका दिल, उसका मूर्ख दिल जो उससे प्यार करना कभी बंद नहीं किया, ने उसके दिमाग के रोकने से पहले ही कह दिया, ठीक है, कब? कल। क्या कोई जगह है जो तुम्हें पसंद है? प्रिया ने सोचा। उनके रहने की जगह के पास नहीं हो सकता। श्रीमती खन्ना को पता चलने का जोखिम नहीं ले सकती। बांद्रा में एक कैफे है, कलन की आपके पात्राधि, साथ ही सारे आपके पात्र एक प्रमूड, जिसका नाम सुबको है। क्या आप उस जगह को जानते हैं? मैं इसे ढूंढ लूंगा। शाम 5 बजे मैं वहां रहूंगी। फोन रखने के बाद प्रिया ने अपने फोन को घूरते हुए सोचा कि क्या उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, या शायद, बस शायद, किस्मत उसे दूसरा मौका दे रही है। अगले दिन प्रिया अपनी छोटी सी अलमारी के सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तुम अपने जीवन के प्यार से मिलने के लिए कैसे कपड़े पहनते हो जिसे तुम याद नहीं हो? तुम अपनी बेटी के पिता के सामने खुद को कैसे पेश करते हो जो नहीं जानता कि उसकी एक बेटी है? अंत में उसने एक साधारण गहरे नीले रंग की पोशाक चुनी, जो उसके पास एकमात्र अच्छी पोशाक थी। उसने आईने में देखा। वह 5 सालों में बदल गई थी। उसका चेहरा पतला था। उसकी आंखों के नीचे रातों की नींद और सालों की चिंता से काले घेरे थे। उसके शरीर पर गर्भावस्था और कड़ी मेहनत के निशान थे। वह उज्जवल आंखों वाली छात्रा नहीं थी जिसे आरव जानता था। वह एक अकेली मां थी जो हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। तुम सुंदर लग रही हो, दीपा ने कहा, जो जारा की देखभाल करने के लिए मान गई थी। तुम ठीक रहोगी। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकती हूं, प्रिया ने स्वीकार किया। तुम कर सकती हो। तुम सबसे मजबूत महिला हो जिसे मैं जानती हूं। तुमने अकेले एक सुंदर बच्चे को पाला है। तुमने एक विनाशकारी नुकसान को झेला है। तुम इसका सामना कर सकती हो। प्रिया ने अपनी चचेरी बहन को गले लगा लिया, उसके अटूट समर्थन के लिए आभारी। फिर उसने जारा को चूमा, जो फर्श पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। मां, आप कहां जा रही हैं? जारा ने बच्चों जैसी जिज्ञासा से पूछा। कुछ जरूरी काम करने, मेरी जान, प्रिया ने जवाब दिया। मां जल्द ही वापस आ जाएगी। सुबको बांद्रा की एक शांत गली में था, एक ऐसा इलाका जहां प्रिया और आरव अक्सर साथ घूमते थे। वह 15 मिनट पहले पहुंची और एक कोने की मेज चुनी जहां से वह दरवाजा देख सकती थी। उसका दिल एक युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। ठीक 5 बजे आरव अंदर आया। उसने जीन्स और एक कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी।
बिना डॉक्टर के सफेद कोट के। वह इस तरह से छोटा लग रहा था, उस आरव की तरह जिसे वह जानती थी। उसकी आंखें पूरे कैफे में घूमी जब तक कि उन्होंने उसे नहीं पाया, और उसका चेहरा एक मुस्कान के साथ खिल उठा। नमस्ते, आरव ने मेज पर आते हुए कहा। आने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से स्थिर थी। आरव उसके सामने बैठ गया और एक पल के लिए वे दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आरव ने ही खामोशी तोड़ी। मुझे एक अजीब बात माननी है, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक घबराहट भरी हरकत के साथ कहा, जिसे प्रिया भी अच्छी तरह से जानती थी। कल रात मैंने इंटरनेट पर इस कैफे को खोजा, सुबह को, और जब मैंने जगह की तस्वीरें देखी तो मुझे सबसे मजबूत एहसास हुआ कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। प्रिया का दिल रुक गया। यह उनकी जगह हुआ करती थी, वह जगह जहां उन्होंने सब कुछ और कुछ नहीं के बारे में घंटों बात करते हुए बिताया था। वह जगह जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया था। वह जगह जहां आरव ने उसे अपनी पहली इंटर्नशिप की तनख्वाह से खरीदी गई अंगूठी के साथ प्रपोज किया था। शायद तुम आए हो, प्रिया ने धीरे से कहा, तो हम वास्तव में एक दूसरे को जानते थे। आरव ने आगे झुकते हुए जोर दिया। कृपया मुझसे ईमानदार रहो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। यह वह क्षण था। वह सच बता सकती थी या झूठ बोलना जारी रख सकती थी, लेकिन उसने उन हरी आंखों में देखा जो कभी उसे इतने प्यार से देखती थीं, और वह जानती थी कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, उसने स्वीकार किया। हम एक दूसरे को 5 साल पहले जानते थे। आरव ने एक सांस छोड़ी जो राहत और हताशा का मिश्रण लग रही थी। मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूं। क्या हुआ था? मुझे तुम क्यों याद नहीं हो? तुम्हारी एक कार दुर्घटना हुई थी, प्रिया ने समझाया। हर शब्द उसके दिल में एक चाकू की तरह था। तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि तुमने दुर्घटना से पहले के 2 साल की याददाश्त खो दी है। हे भगवान, आरव ने अपना चेहरा मलते हुए बड़बड़ाया। मेरी मां ने मुझे दुर्घटना के बारे में बताया, लेकिन कभी यह उल्लेख नहीं किया कि मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण था जिसे मैं भूल गया था। तुम्हारी मां के अपने कारण थे, प्रिया ने कड़वाहट से कहा। किस तरह के कारण? प्रिया हिचकिचाई। उसे कितना बताना चाहिए? सब कुछ एक साथ या थोड़ा थोड़ा करके? एक वेटर आया और उन्होंने ऑर्डर दिया। आरव के लिए एक ब्लैक कॉफी, प्रिया के लिए अदरक की चाय। जब वेटर चला गया तो आरव ने प्रिया के हाथों को मेज पर पकड़ लिया, जिससे उसकी बाह में बिजली की एक लहर दौड़ गई। कृपया, आरव ने कहा, मुझे यह जानने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए क्या थे। हम सब कुछ थे, प्रिया ने कहा। आंसू आखिरकार गिर पड़े। हम एक दूसरे से प्यार करते थे आरव, हम शादी करने वाले थे। आरव खामोश हो गया, जमे हुए, उसके शब्दों को संसाधित करते हुए। उसकी आंखें प्रिया के चेहरे को खोज रही थीं, जैसे कि वह वहां लिखा सच पा सकता है। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने दोहराया। और दुर्घटना के बाद तुम्हारी मां ने मुझसे कहा कि तुम मर चुके हो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज टूट गई। अस्पताल में 3 दिन बाद उसने कहा कि तुम जटिलताओं से मर गए हो। उसने मुझे तुम्हें देखने से मना कर दिया। उसने मुझे भगा दिया। मैंने तुम्हारा शोक मनाया। मैंने 5 साल तक तुम्हारा शोक मनाया, यह विश्वास करते हुए कि तुम मर चुके हो। उस रात अस्पताल में तक। हे भगवान, आरव अचानक खड़ा हो गया, आगे पीछे टहलने लगा। यह सच नहीं हो सकता। मेरी मां ऐसा नहीं करेगी। कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मां मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी, प्रिया ने कहा, अंदर से अस्त व्यस्त होने के बावजूद शांत रहते हुए। उसने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए हूं। यह बकवास है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं गरीब थी आरव, मैं अब भी गरीब हूं। मैं नर्सिंग की पढ़ाई छात्रवृत्ति पर कर रही थी। मैं एक छोटे से शहर से थी। तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है। तुम्हारी मां ने सोचा कि मैं एक दौलत की शिकारी हूं। आरव रुक गया, उसे गहनता से घूरते हुए। और क्या यह सच था? सवाल दर्दनाक था, लेकिन प्रिया समझ गई। उसे वह याद नहीं थी। उसे संदेह करने का अधिकार था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। इतना कि जब मुझे लगा कि तुम मर चुके हो तो मैं भी मरना चाहती थी। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा करियर, मेरे सपने, शहर में मेरी जिंदगी, क्योंकि हर कोना मुझे तुम्हारी याद दिलाता था और यह बहुत दर्दनाक था। मैं तब तुमसे प्यार करती थी और भगवान मेरी मदद करे, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। वे शब्द उनके बीच हवा में लटके रहे। आरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो।
वास्तव में देख रहा हो। अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आरव ने धीरे से कहा, वापस बैठते हुए, तो तुमने मेरे लिए लड़ाई क्यों नहीं की? जब मेरी मां ने कहा कि मैं मर चुका हूं, तो तुम क्यों चली गईं? क्योंकि मैं टूट गई थी, प्रिया ने जवाब दिया। क्योंकि मैं अकेली थी और डरी हुई थी, और क्योंकि वह रुक गई, यह जानते हुए कि वह जो कहने वाली है वह सब कुछ बदल देगा। क्योंकि क्या? आरव ने जोर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। इसके बाद जो खामोशी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। आरव उसे बिना पलक झपकाए घूरता रहा, उस बम को संसाधित करते हुए जो अभी अभी उनके बीच फटा था। ज़ारा, उसने आखिरकार फुसफुसाया। ज़ारा मेरी बेटी है। यह एक सवाल नहीं था, यह एक एहसास था। प्रिया ने सिर हिलाया, आंसू उसके गालों पर आजादी से बह रहे थे। मेरी एक बेटी है, आरव ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। मेरी एक 4 साल की बेटी है, और मुझे पता नहीं था। वह फिर से खड़ा हो गया, इस बार कैफे के दरवाजे की ओर चल पड़ा, एक भयानक पल के लिए। प्रिया ने सोचा कि वह जा रहा है, वह प्राइस करता है, उसे वहीं छोड़ देगा, लेकिन आरव को बस हवा चाहिए थी। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया, गहरी सांस लेते हुए उस जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी दुनिया को उलट दिया था। प्रिया ने इंतजार किया, उसे जगह देते हुए, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि वह उससे नफरत न करे, उसके बारे में सबसे बुरा न सोचे। अंत में आरव वापस बैठ गया, प्रिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे भावनाओं से भरी आंखों से देखा। वे आंखें, उसने कहा, ज़ारा की आंखें, वे मेरी आंखें हैं। मैंने इसे अस्पताल में देखा था, लेकिन मैंने संबंध नहीं बनाया। वह तुम्हारी बेटी है, प्रिया ने पुष्टि की, और वह अद्भुत है आरव। वह स्मार्ट और दयालु और मजबूत है। वह तुमसे इतनी मिलती जुलती है कि कभी कभी उसे देखना दर्दनाक होता है। तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? आरव ने पूछा। जब तुम्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं, तो तुमने मुझे अस्पताल में तुरंत क्यों नहीं बताया? मैं सदमे में थी, प्रिया ने स्वीकार किया, और मैं डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम 5 सालों में कैसे बदल गए हो। मुझे नहीं पता था कि क्या तुम अभी भी वही आदमी हो जिसे मैं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे या सोचोगे कि मैं एक सफल डॉक्टर को एक ऐसे बच्चे के साथ फंसाने की कोशिश कर रही हूं जो उसका नहीं है। ज़ारा की आंखें मेरी हैं, आरव ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। यही सब सबूत है जो मुझे चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर संदेह है, बल्कि कानूनी दस्तावेजों के लिए। ठीक है, प्रिया मान गई। आरव एक पल के लिए खामोश हो गया। उसका अंगूठा अनजाने में प्रिया के हाथ के पिछले हिस्से को सहला रहा था। यह एक ऐसी हरकत थी जो इतनी परिचित थी, इतनी उसकी खासियत थी कि प्रिया को एक सिसकी रोकनी पड़ी। मुझे उसके बारे में बताओ, आरव ने आखिरकार कहा। मुझे मेरी बेटी के बारे में सब कुछ बताओ। और प्रिया ने बताया। उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया कि कैसे उसने वाराणसी के एक सरकारी अस्पताल में अकेले जन्म दिया, बस उसकी मां उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसने ज़ारा के पहले कदमों, उसके पहले शब्दों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे ज़ारा को परियों की कहानियों और जानवरों से प्यार है, कैसे वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है, यह जाने बिना कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं। उसने उन मुश्किल रातों के बारे में बताया, उन समयों के बारे में जब उसे भोजन खरीदने या किराया देने के बीच चयन करना पड़ता था। उसने सब कुछ बताया। आरव अपनी आंखों में आंसू लिए सुनता रहा, जीवन के 5 छूटे हुए वर्षों को संसाधित करते हुए। मुझे माफ कर दो, उसने कहा जब प्रिया ने समाप्त किया। मुझे माफ कर दो कि मैं वहां नहीं था। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें यह सब अकेले सहना पड़ा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, प्रिया ने कहा। तुमने उस दुर्घटना के लिए नहीं कहा था, तुमने भूलने की बीमारी के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरी मां, आरव ने अपना जबड़ा भींच लिया। मेरी मां जानती थी तुम्हारे बारे में, बच्चे के बारे में, और उसने तुमसे कहा कि मैं मर चुका हूं। उसने मुझे मेरी अपनी बेटी से दूर रखा। मैंने उससे लंबे समय तक नफरत की, प्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नफरत सिर्फ मुझे ही जहर दे रही है। इसलिए मैंने ज़ारा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, उसे वह सबसे अच्छा जीवन देने का जो मैं दे सकती थी। तुम अविश्वसनीय हो, आरव ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। तुमने हमारी बेटी को अकेले पाला, कड़ी मेहनत की, अपने सपनों का त्याग किया। तुम सबसे मजबूत व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं। मैंने वही किया
जो कोई भी मां करती। नहीं, आरव ने जोर दिया, सभी माताएं नहीं। तुमने उसे रखने का फैसला किया जब मेरी मां ने तुम्हें गर्भपात के लिए पैसे की पेशकश की, है ना? प्रिया ने सिर हिलाया। तुमने लड़ने का फैसला किया जब हार मान लेना आसान था। तुम अविश्वसनीय हो, प्रिया। आरव के होठों पर उसका नाम सुनकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होता है? प्रिया ने पूछा। हम यहां से कहां जाते हैं? आरव सोच में पड़ गया। मैं अपनी बेटी को जानना चाहता हूं। मैं उसके जीवन का एक हिस्सा बनना चाहता हूं, अगर तुम मुझे इजाजत दो। और वह रुका, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। मैं तुम्हें फिर से जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि मुझे हमारा अतीत याद नहीं है, लेकिन तुम में कुछ है, प्रिया। कुछ ऐसा जो मेरे दिल को पहचानता है, जिसे मेरा दिमाग नहीं पहचान सकता। तुम्हारी मां इजाजत नहीं देगी, प्रिया ने चेतावनी दी। जब उसे पता चलेगा कि हम मिले हैं, तो वह हमें फिर से अलग करने के लिए सब कुछ करेगी। मैं 32 साल का हूं, आरव ने दृढ़ता से कहा। मैं अब 25 साल का लड़का नहीं हूं जिसे वह हेर फेर कर सकती है। मैंने अपना जीवन खुद बनाया है, अपनी खुद की चिकित्सा पद्धति। मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। और इस बार मजरल जू में है, इंदा कहा। मैं अपने 25 साल का लड़का कहा। मैं उसे वह कुछ भी नष्ट नहीं करने दूंगा जो हम फिर से बना सकते हैं। क्या होगा अगर हम इसे फिर से नहीं बना सकते? प्रिया ने खुद को असुरक्षित होने देते हुए पूछा। क्या होगा अगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती है? तुम मुझसे उसी तरह प्यार नहीं कर सकते। आरव मेज के ऊपर झुक गया। उसका चेहरा प्रिया के चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। तो हम कुछ नया बनाएंगे। मैं यह वादा नहीं कर सकता कि मुझे वे यादें वापस मिलेंगी। डॉक्टरों का कहना है कि संभावना है कि वे कभी नहीं आएंगी, लेकिन मैं यह वादा कर सकता हूं कि मैं कोशिश करना चाहता हूं कि तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे इस तरह से बुलाता है जिसे मैं समझा नहीं सकता। और इसका कुछ मतलब जरूर होना चाहिए, है ना? प्रिया विश्वास करना चाहती थी। वह विश्वास करना चाहती थी कि सच्चा प्यार याददाश्त से परे है, कि उनके पास जो था वह इतना गहरा था कि भूलने की बीमारी भी उसे पूरी तरह से मिटा नहीं सकती थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। चलो कोशिश करते हैं। आरव की मुस्कान ने पूरे कैफे को रोशन कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। तुम क्या कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। आज के बाकी दिनों के लिए अपनी प्रैक्टिस रद्द कर रहा हूं, आरव ने कहा। मैं अपनी बेटी से अभी मिलना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। प्रिया का दिल आशा और भय के बराबर भागों से भर गया। ठीक है, लेकिन आरव, हमें उसे बताने के तरीके के बारे में सावधान रहना होगा। मुझे पता है, आरव ने कहा। मुझे उसे आज यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका पिता हूं। मैं पहले उसका दोस्त बन सकता हूं, उसका विश्वास जीत सकता हूं, इसे धीरे धीरे कर सकता हूं। आधे घंटे बाद वे उस इमारत के सामने खड़े थे जहां प्रिया रहती थी। सीढ़ियां चढ़ते समय प्रिया ने साधारण अपार्टमेंट के लिए माफी मांगी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आरव ने कहा। यह प्यार से भरा घर है, यही मायने रखता है। जब दीपा ने दरवाजा खोला तो आरव को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। दीपा, यह आरव है, प्रिया ने परिचय कराया। आरव, यह मेरी चचेरी बहन दीपा है। दीपा ने अजीब तरह से उससे हाथ मिलाया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे ला रही हो। योजनाएं बदल गईं, प्रिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। मां, जारा प्रिया के पास दौड़कर आई, उसके पैरों से लिपट गई। फिर उसने आरव को देखा और अपनी मां के पीछे शर्माकर छिप गई। आरव उसके स्तर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा अपनी बेटी को एक ऐसे संदर्भ में देखकर भावनाओं से भरा था जो एक अस्पताल नहीं था। नमस्ते जारा, तुम्हें मैं याद हूं? मैं वह डॉक्टर हूं जिसने तुम्हारी जांच की थी जब तुम ठीक महसूस नहीं कर रही थीं। जारा ने उसे अपनी बड़ी समान आंखों से देखा। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? आरव ने एक कोमल आवाज में पूछा। हां, जारा ने एक छोटी सी आवाज में जवाब दिया। मां ने मुझे दवा दी और मेरे पेट में अब दर्द नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मां तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल करती है ना? जारा ने उत्साह से सिर हिलाया। मां सबसे अच्छी है, आरव मुस्कुराया, प्रिया को प्यार भरी आंखों से देखते हुए। मैं सहमत हूं, तुम्हारी मां बहुत खास है। अगले 2 घंटों तक आरव जारा के साथ खेला, उसे परियों की कहानियां पढ़कर सुनाई, बिल्डिंग ब्लॉक से टावर बनाए और उसकी पसंदीदा गुड़िया के बारे में उसकी कहानियां सुनी। प्रिया और दीपा ने रसोई से उन्हें देखते हुए चाय तैयार की।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह यहां है, दीपा ने फुसफुसाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह जिंदा है। मुझे भी नहीं, प्रिया ने स्वीकार किया, आरव को जारा को हंसाते हुए देखते हुए। यह एक सपने जैसा लगता है। तुम उसकी मां के बारे में क्या करोगी? मुझे नहीं पता, लेकिन आरव ने कहा कि वह उससे निपटेगा, कि इस बार यह अलग होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो, क्योंकि अगर वह दुष्ट महिला तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, मुझे पता है, प्रिया ने कहा। लेकिन मुझे विश्वास करना होगा कि इस बार हमारे पास एक मौका है, जारा के लिए, अगर मेरे लिए नहीं तो। जब आरव आखिरकार जाने के लिए तैयार हुआ तो जारा ने उसे अनायास ही गले लगा लिया। आरव एक सेकंड के लिए जम गया, फिर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह इस पल को अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए अंकित करना चाहता हो। क्या आप फिर से आएंगे? जारा ने पूछा। अगर तुम्हारी मां कहे कि मैं आ सकता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आरव ने प्रिया को देखते हुए जवाब दिया। तुम कभी भी आ सकते हो, प्रिया ने कहा। दरवाजे पर आरव रुक गया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसे रखने के लिए, उसे इतना मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे शुरू करूं। वह तुम्हारा धन्यवाद है, प्रिया ने कहा। वह हम दोनों का सबसे अच्छा हिस्सा है। आरव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से चूमा। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन एक वादे से भरा था। कल मेरी छुट्टी है, उसने कहा। क्या हम कुछ साथ कर सकते हैं? हम तीनों शायद पार्क में जाएं। जारा को यह पसंद आएगा। और तुम चलना चाहोगी? प्रिया मुस्कुराई, खुद को 5 सालों में पहली बार उम्मीद महसूस करने देते हुए। हां, मैं चलना चाहूंगी। अगले कुछ दिन खुशी और सावधानी का मिश्रण थे। आरव हर दिन आता, जारा के साथ समय बिताता, उसे जानता, अपनी बेटी से प्यार करने लगता। लेकिन उसने प्रिया के साथ भी समय बिताया, उनके अतीत के बारे में पूछता, उनके रिश्ते की कहानियां सुनता, जो खो गया था उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता। एक दोपहर जब जारा सो रही थी, आरव और प्रिया अपार्टमेंट के छोटे से बालकनी में बैठे थे। मैं आज अस्पताल गया था, आरव ने कहा। मैंने अपनी दुर्घटना के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की और तुम सही थीं। मैंने 2 साल की याददाश्त खो दी है, लेकिन कुछ और भी था। मुझे दुर्घटना के बाद के पहले कुछ हफ्तों के नोट्स मिले। मेरी मां ने डॉक्टरों को बताया था कि मेरे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था, कि मैं सिंगल और असंबद्ध था। बेशक उसने ऐसा किया। मुझे कुछ और दिलचस्प भी मिला। पहले कुछ हफ्तों के दौरान, भूलने की बीमारी के जमने से पहले, ऐसा लगता है कि मैं लगातार एक नाम का उल्लेख कर रहा था। क्या नाम? प्रिया ने पूछा, हालांकि उसका दिल पहले से ही जानता था। प्रिया, आरव ने उसे गहनता से देखते हुए कहा। मैं लगातार प्रिया के बारे में पूछ रहा था, और हर बार जब मैं ऐसा करता तो मेरी मां कहती कि मैं भ्रमित हूं, कि यह दवा का प्रभाव है। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। 5 साल तक मेरे सीने में एक खालीपन था, जैसे कुछ जरूरी खो गया हो। डॉक्टरों ने कहा कि यह दर्दनाक भूलने की बीमारी के बाद सामान्य है, लेकिन यह सिर्फ याददाश्त का नुकसान नहीं था, यह तुम्हारा नुकसान था, आरव। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, आरव ने जारी रखा, हमारे बारे में। और मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे हमारा प्यार याद नहीं है। मुझे हमारी पहली डेट याद नहीं है, हमारा पहला चुंबन, वे सभी चीजें जिन्होंने हमें प्यार में डाल दिया। प्रिया का दिल डूब गया। यह था अस्वीकृति, यह एहसास कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जिसे तुम याद नहीं करते। लेकिन आरव ने उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। हर दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, हर पल जो हमने साझा किया है, मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगा हूं। यह वही प्यार नहीं है जो हमारे पास पहले था। यह नया है, यह ताजा है, लेकिन यह असली है। प्रिया, यह उतना ही असली है जितना मैंने कभी कुछ महसूस किया है। सच में, प्रिया ने फुसफुसाया, मुश्किल से विश्वास करते हुए। सच में, आरव ने पुष्टि की। मुझे नहीं पता कि मेरी मां के साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि हम इन सभी जटिलताओं से कैसे निपटेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं यह कोशिश करना चाहता हूं। मैं जारा का पिता बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह हमें कहां ले जाता है। प्रिया ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसकी महक में सांस लेते हुए, यह महसूस करते हुए कि वह उसकी बाहों में कितनी पूरी तरह से फिट बैठती है,
जैसे कि उनके शरीर को वह याद था जो उनके दिमाग को नहीं था। उन्होंने चूमा और यह एक लंबी यात्रा के बाद घर आने जैसा लगा। यह परिचित और नया दोनों एक साथ लगा। यह वह सब था जिसका प्रिया ने सपना देखा था, और उससे भी ज्यादा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने उसके होठों पर फुसफुसाया। मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया, तो फिर मुझे याद करने में मदद करो, आरव ने कहा। खोई हुई यादों से नहीं, बल्कि नई यादों से। मुझे हर दिन तुमसे प्यार करने में मदद करो। लेकिन उनकी खुशी का बुलबुला हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। एक हफ्ते बाद जब आरव मिलने आया तो उसका फोन बजा। उसकी मां, मुझे यह लेना होगा, आरव ने एक खट्टे चेहरे के साथ कहा। वह लगातार फोन कर रही है। जाओ, प्रिया ने कहा। हालांकि उसका पेट चिंता से ऐंठ रहा था। आरव बात करने के लिए बालकनी पर चला गया। प्रिया देख सकती थी कि उसका भाव तटस्थ से तनावपूर्ण से पूरी तरह से गुस्से में बदल गया। नहीं मां, आरव ने एक तेज आवाज में कहा। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि मैं एक वयस्क हूं और अपने फैसले खुद कर सकता हूं। मैं कल तुमसे मिलूंगा और हम आमने सामने बात करेंगे। उसने फोन काट दिया और अंदर वापस आ गया। उसका चेहरा दबे हुए गुस्से का एक मुखौटा था। उसे कैसे पता चला? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा, लेकिन उसे पता है कि हम मिल चुके हैं। वह मांग कर रही है कि मैं कल परिवार के घर आऊं। तुम जाओगे? हाँ, आरव ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, लेकिन अकेले नहीं। तुम मेरे साथ आ रही हो। अब समय आ गया है कि हम इसका सामना एक साथ करें। प्रिया का दिल डर से धड़कने लगा। आरव, मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है। तुम्हारी मां मुझसे नफरत करती है, और अब समय आ गया है कि वह समझ जाए कि यह कोई मायने नहीं रखता कि तुम और जारा अब मेरा परिवार हो, कि वह मुझे अब और नियंत्रित नहीं कर सकती। आरव के परिवार का आलीशान घर ठीक वैसा ही था जैसा प्रिया को याद था। भव्य, ठंडा, डराने वाला। जब वे हाथ में हाथ डाले अंदर गए तो श्रीमती खन्ना मुख्य हॉल में उनका इंतजार कर रही थीं। आरव, श्रीमती खन्ना ने प्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया। आरव ने एक शांत लेकिन घातक आवाज में जवाब दिया। मुझे पता है कि तुमने प्रिया को बताया कि मैं मर चुका हूं। मुझे पता है कि तुमने मेरी बेटी को 5 साल तक मुझसे दूर रखा। श्रीमती खन्ना हिली नहीं। मैंने वही किया जो तुम्हें बचाने के लिए जरूरी था। मुझे बचाने के लिए? आरव बिना किसी हास्य के हंसा। किससे? ठीक ठीक, उससे। श्रीमती खन्ना ने घृणा से प्रिया की ओर इशारा किया। उस दौलत की शिकारी से जो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहती थी। प्रिया ने मुझसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगा, आरव ने कहा। उसने हमारी बेटी को अकेले पाला, बिना किसी मदद के, मुझसे कुछ भी मांगे बिना। उसने उसे पालने के लिए एक नौकरानी के रूप में काम किया। यह ठीक ठीक उसे एक दौलत की शिकारी कैसे बनाता है? क्योंकि अब जब उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो वह यहां है, श्रीमती खन्ना ने जवाब दिया, यह दावा करते हुए कि वह बच्चा तुम्हारा है, वित्तीय सहायता की मांग करते हुए। वह बच्चा मेरा है, आरव ने कहा। उसकी आंखें मेरी हैं, उसकी मुस्कान मेरी है, यहां तक कि सोचते समय होंठ काटने की मेरी आदत भी। वह मेरी बेटी है और मैं उससे प्यार करता हूं। आरव, तुमने अपनी याददाश्त खो दी है, श्रीमती खन्ना ने रणनीति बदलते हुए कहा। यह महिला तुम्हें कुछ भी बता सकती है और तुम विश्वास कर लोगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा वास्तव में कोई रिश्ता था? क्योंकि मेरे शरीर की हर वृत्ति मुझे बताती है, आरव ने जवाब दिया। क्योंकि जब मैं उसे छूता हूं तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे मैं समझा नहीं सकता। क्योंकि जब मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने आखिरकार अपने जीवन का खोया हुआ टुकड़ा पा लिया है। श्रीमती खन्ना ने प्रिया को शुद्ध घृणा से देखा। तुमने यह किया? तुमने उसे पहले हेरफेर किया और तुम उसे अब हेरफेर कर रही हो। नहीं, प्रिया ने अपनी आवाज और साहस पाते हुए कहा। मैं उससे प्यार करती थी। मैं उसे अपनी पूरी आत्मा से प्यार करती थी। और जब मुझे लगा कि वह मर चुका है तो मेरा एक हिस्सा उसके साथ मर गया। मैं उसके पैसे की तलाश में नहीं आई। मैं इस शहर में नौकरी की तलाश में आई थी और कुछ नहीं। आरव से मिलना एक संयोग था। मैं संयोगों में विश्वास नहीं करती, श्रीमती खन्ना ने कहा। तो विश्वास करो या न करो, आरव ने कहा, मुझे अब परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, मां, प्रिया और जारा मेरा परिवार हैं। मैं उनके जीवन का एक हिस्सा बनूंगा। मैं उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दूंगा। मैं उपस्थित रहूंगा। मैं वह पिता बनूंगा जो मुझे शुरू से होना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करते हो,
श्रीमती खन्ना ने धमकी दी तो मैं तुम्हें तुम्हारी विरासत से बेदखल कर दूंगी। कर दो, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मुझे अब तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मेरी अपनी सफलता है। मैंने इसे तुम्हारी मदद के बिना खुद बनाया है। तो आगे बढ़ो, अपनी दौलत जिसे चाहो दे दो, मुझे परवाह नहीं है। श्रीमती खन्ना अपने जीवन में पहली बार निशब्द थीं। लेकिन जो तुम नहीं करोगी, आरव ने जारी रखा, वह मुझे मेरी बेटी से दूर रखना है। अगर तुम कोशिश करती हो, अपने जारी रखा, मता देखा, मदद तखा, तो मैं मीडिया में जाऊंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुमने एक गर्भवती महिला से मेरी मौत के बारे में कैसे झूठ बोला। तुमने एक पोती को उसके पिता से कैसे दूर रखा। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी कीमती प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करेगा। श्रीमती खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मुझे आजमाओ, आरव ने कहा। मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। मां, तुम प्रिया और जारा को हमारे जीवन का एक हिस्सा सभ्य तरीके से स्वीकार कर सकती हो, या तुम हमें अस्वीकार कर सकती हो और तुम अपने एकमात्र बेटे को हमेशा के लिए खो दोगी। चुनाव तुम्हारा है। इसके साथ ही आरव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और वे उस आलीशान घर से बाहर चले गए, एक स्तब्ध श्रीमती खन्ना को पीछे छोड़ते हुए। कार में प्रिया ने आखिरकार सांस ली। वह तीव्र था। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आरव ने कहा, मुझे 5 साल पहले उसका सामना इस तरह करना चाहिए था, जब उसने हमें अस्वीकार कर दिया था। शायद अगर मैंने किया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। हम यह नहीं जानते। प्रिया ने कहा, दुर्घटना फिर भी हो सकती थी, शायद, लेकिन कम से कम जारा अपने पिता को जानती। कम से कम तुम्हें यह सब अकेले नहीं सहना पड़ता। मैं अब यहां हूं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम अब यहां हैं। यही मायने रखता है। अगले कुछ हफ्तों में आरव पूरी तरह से उनके जीवन में एकीकृत हो गया। उसने जारा को बताया कि वह उसका पिता है, और दोनों के आश्चर्य के लिए बच्ची ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, जैसे कि कहीं उसके दिल में वह हमेशा से जानती थी। तो अब मेरे एक पापा हैं? जारा ने पूछा। उसकी बड़ी हरी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। हां, मेरी छोटी राजकुमारी, आरव ने उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। मुझे बहुत खेद है कि मैं पहले यहां नहीं था, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं कभी नहीं जाऊंगा। पापा का वादा? जारा ने अपनी छोटी उंगली बढ़ाते हुए पूछा। आरव ने अपनी छोटी उंगली को अपनी बेटी की छोटी उंगली से जोड़ा। मेरा वादा है। आरव ने उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने पर जोर दिया। उसने प्रिया के लिए एक सुरक्षित पड़ोस में एक बेहतर अपार्टमेंट ढूंढा। उसने जारा के प्री स्कूल, उसके कपड़े, सब कुछ के लिए भुगतान करने पर जोर दिया। प्रिया ने पहले तो मना कर दिया, अपनी स्वतंत्रता की आदी, लेकिन आरव दृढ़ रहा। कृपया, उसने कहा, मुझे यह करने दो। मुझे 5 खोए हुए वर्षों की भरपाई करने दो। मुझे अपने परिवार की देखभाल करने दो। उसका परिवार। उन शब्दों ने प्रिया के दिल को पिघला दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आरव ने कुछ ऐसा सुझाया जिसे प्रिया ने कभी संभव नहीं सोचा था। कॉलेज वापस जाओ, उसने एक शाम कहा, जब वे एक साथ रात का खाना खा रहे थे। जारा अपने कमरे में सो रही थी। अपनी नर्सिंग की डिग्री पूरी करो। आरव, मैं नहीं कर सकती। मुझे काम करना है। मुझे जारा की देखभाल करनी है। मैं जारा की देखभाल कर सकता हूं। आरव ने जोर दिया, और मैं तुम्हारी पढ़ाई के दौरान तुम्हारे खर्चों का भुगतान कर सकता हूं। यह कम से कम है जो मैं कर सकता हूं। यह बहुत ज्यादा है। प्रिया ने विरोध किया। नहीं, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह पर्याप्त नहीं है। जो तुमने खोया है उसकी भरपाई के लिए यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन मुझे कोशिश करने दो। मुझे अपने सपने को फिर से पाने में तुम्हारी मदद करने दो। अपनी आंखों में आंसू के साथ प्रिया ने स्वीकार कर लिया। 6 महीने बाद प्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय में वापस आ गई। फिर से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जारा के साथ पढ़ाई और आरव के साथ उसके बढ़ते रिश्ते को संतुलित करना मुश्किल था, लेकिन वह खुश थी। इतनी खुश जितनी वह सालों में कभी नहीं रही थी। आरव और प्रिया ने सब कुछ धीरे धीरे किया। इस बार उसने उसे ठीक से लुभाया। रात्रि भोज, फूल, रोमांटिक सैर के साथ। यह पहले से अलग था। वन हार। यह पहले से अलग था। वन हार, लेकिन उतना ही सुंदर था। वे एक साथ कुछ नया बना रहे थे। एक शाम जब वे लोधी गार्डन में टहल रहे थे, वही जगह जहां उन्होंने 6 साल पहले पहली बार चूमा था, आरव एक रोशन पेड़ के नीचे रुक गया। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें यहां प्रपोज किया था, आरव ने कहा। ठीक इसी जगह पर। हां, प्रिया ने पुष्टि की।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक इसी पेड़ के नीचे, ठीक यहीं। मुझे वह पल याद नहीं है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में एक उदासी थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या महसूस किया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। वह घुटनों के बल बैठ गया, अपनी जेब से एक छोटा मखमली डिब्बा निकालते हुए। प्रिया की सांस अटक गई, आंसू पहले से ही बह रहे थे। प्रिया, आरव ने एक सुंदर हीरे की अंगूठी दिखाने के लिए डिब्बा खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें अतीत नहीं दे सकता, मैं खोए हुए साल वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक भविष्य दे सकता हूं। मुझसे शादी करो, इसलिए नहीं कि हम पहले कौन थे, बल्कि इसीलिए कि हम अब कौन हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हर दिन पल पल तुमसे फिर से प्यार करने लगा हूं, और मैं अपनी बाकी जिंदगी तुमसे प्यार करते रहना चाहता हूं। हां, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। हां, हां, 1000 बार हां। आरव ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसे सितारों के नीचे चूमा, ठीक वैसे ही जैसे उसने 6 साल पहले किया था, खोई हुई यादों को बदलने के लिए नई यादें बनाते हुए। उस रात जब वे अपार्टमेंट में वापस आ गए और जारा गहरी नींद में सो रही थी, प्रिया और आरव छोटे सोफे पर एक साथ बैठे। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। प्रिया की उंगली पर नई अंगूठी चमक रही थी। जो खामोशी उन्हें घेरे हुए थी, वह एक अजीब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक आरामदायक खामोशी थी। दो लोगों की खामोशी जिन्होंने वह फिर से पा लिया था जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह असली है, प्रिया ने अपनी उंगली पर अंगूठी को देखते हुए फुसफुसाया। कभी कभी मुझे डर लगता है कि यह सब एक सपना है और मैं फिर से अकेली जाग जाऊंगी। आरव ने उसका हाथ उठाया और उसकी उंगलियों को धीरे से चूमा। यह असली है, मैं असली हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हम ज़ारा को कैसे बताएंगे? प्रिया ने पूछा। मेरा मतलब है, वह पहले से ही जानती है कि तुम उसके पिता हो, लेकिन शादी हम उसे कल बताएंगे, आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा। और मुझे यकीन है कि वह रोमांचित होगी। वह शायद एक फूल लड़की बनने के लिए कहेगी। प्रिया हंसी, एक ऐसी आवाज जो इतनी आजाद और खुश थी, एक ऐसी आवाज जिसे उसने लंबे समय से खुद से नहीं सुना था। वह निश्चित रूप से सबसे चमकीली पोशाक के लिए कहेगी, जो भी वह चाहे। आरव ने कहा, तुम दोनों जो भी चाहो, मैं तुम्हें दुनिया दूंगा। अगली सुबह जब ज़ारा उठी और नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में भागी, तो उसने अपने माता पिता को रहस्यमय मुस्कान के साथ उसका इंतजार करते हुए पाया। क्या बात है? ज़ारा ने जिज्ञासु आंखों से पूछा। माँ और पापा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। फिर आरव अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ज़ारा, पापा को तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या? वे बड़ी हरी आंखें प्रत्याशा से गोल हो गईं। माँ और पापा शादी करने जा रहे हैं, आरव ने कहा। हम एक असली परिवार बनने जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? एक पल के लिए ज़ारा बस उन्हें घूरती रही। फिर उसका चेहरा उस सबसे चौड़ी मुस्कान में टूट गया जिसे प्रिया ने कभी देखा था। सच में? वह चिल्लाई, आरव की बाहों में कूदते हुए। हम एक असली परिवार बनने जा रहे हैं, एक परी कथा की तरह, एक परी कथा की तरह। प्रिया ने पुष्टि की, परिवार के गले मिलने में शामिल होते हुए। और तुम सबसे सुंदर फूल लड़की बनोगी। मुझे एक चमकीली पोशाक चाहिए। ज़ारा ने ठीक वैसा ही कहा जैसा प्रिया ने भविष्यवाणी की थी। और एक मुकुट। क्या मैं एक मुकुट पहन सकती हूं? बेशक तुम पहन सकती हो, आरव हंसते हुए बोला। मेरी छोटी राजकुमारी एक मुकुट की हकदार है। अगले कुछ दिन शादी की तैयारियों से भरे थे। हालांकि प्रिया और आरव एक साधारण और अंतरंग समारोह के लिए सहमत हुए, फिर भी बहुत कुछ व्यवस्थित करना था। दीपा ने उत्साहपूर्वक एक अनौपचारिक समन्वयक की भूमिका निभाई। प्रिया को एक पोशाक चुनने, खान पान की व्यवस्था करने और परिवार से संपर्क करने में मदद की। तुम्हें अपने माता पिता को फोन करना चाहिए, दीपा ने एक दोपहर कहा। जब वे निमंत्रण के नमूने देख रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए। प्रिया ने एक सांस ली। उसके माता पिता के साथ उसके संबंध इन सभी वर्षों में अच्छे बने रहे थे। हालांकि दूरी ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन जब वह गर्भवती और टूटे हुए दिल के साथ वाराणसी लौटी थी, तो उन्होंने उसका बिना शर्त समर्थन किया था। उन्होंने पहले कुछ कठिन वर्षों के दौरान ज़ारा को पालने में मदद की थी। वे इस खुशी की खबर के हकदार थे। तुम सही हो, प्रिया ने अपना फोन उठाते हुए कहा। उसने एक बहुत ही परिचित नंबर डायल किया। कुछ रिंगों के बाद उसकी मां की गर्म आवाज ने जवाब दिया। नमस्ते प्रिया, क्या बात है बेटा? मां, प्रिया ने कहा।
उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मेरे पास एक खबर है, एक बहुत जरूरी खबर। तुम ठीक हो? जारा ठीक है? उसकी मां की आवाज में चिंता थी। हम ठीक हैं मां, ठीक से ज्यादा। मां, आरव जिंदा है, वह कभी नहीं मरा था, और हम शादी करने जा रहे हैं। लाइन के दूसरे छोर पर एक लंबी खामोशी छा गई, फिर एक सिसकने की आवाज। हे भगवान, उसकी मां ने फुसफुसाया। हे भगवान, प्रिया, कैसे, यह कैसे संभव है? प्रिया ने सब कुछ बताया। अस्पताल में उस रात के बारे में, आरव की याददाश्त खोने के बारे में, श्रीमती खन्ना के झूठ के बारे में, और कैसे उन्होंने एक दूसरे के पास वापस अपना रास्ता खोज लिया। उसकी मां सुनती रही, कभी रोती, कभी अविश्वास में चिल्लाती। हम आएंगे, उसकी मां ने आखिरकार कहा। तुम्हारे पिता और मैं, हम तुम्हारी शादी के लिए वहां होंगे। मेरी बेटी को आखिरकार उसकी खुशी मिल रही है। जब प्रिया ने फोन रखा तो आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। शादी से एक हफ्ते पहले आरव ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, अपने पिता को बताना। आरव के श्री वर्मा के साथ संबंध हमेशा जटिल रहे थे। उसके पिता एक व्यस्त आदमी थे जो अक्सर उसके बचपन में अनुपस्थित रहते थे और हमेशा अपनी पत्नी की इच्छाओं के आगे झुक जाते थे। लेकिन आरव को लगा कि उसके पिता को जानने का हक है। वे एक रेस्तरां में मिले, परिवार के घर से दूर और श्रीमती खन्ना से दूर। श्री वर्मा आरव की याद से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल अब लगभग पूरी तरह से सफेद हो गए थे और उनकी आंखों में एक थकान थी जो पहले नहीं थी। पापा, आरव ने जब वे बैठे तो कहा, मिलने आने के लिए धन्यवाद। तुम मेरे बेटे हो? श्री वर्मा ने बस इतना कहा। बेशक मैं मिलना चाहता था। उन्होंने एक अजीब खामोशी में खाना ऑर्डर किया। जब वेटर चला गया तो आरव ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। पापा, मैं शादी करने जा रहा हूं। श्री वर्मा ने अपनी भौहें उठाई। किससे? प्रिया से। वह महिला जो दुर्घटना से पहले मेरे साथ थी, वह महिला जिसके बारे में मां ने कहा था कि वह चली गई है। आह, श्री वर्मा ने कहा, और उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने आरव को रोक दिया। तो तुम्हें पता था? पापा, आपको पता था? आरव को गुस्सा आने लगा। आपको प्रिया के बारे में पता था? मां ने जो किया उसके बारे में? श्री वर्मा ने एक भारी सांस ली। मुझे सब कुछ नहीं पता था, हाल तक नहीं, लेकिन हां, मुझे पता था कि एक महिला थी। मुझे पता था कि तुम्हारी मां उसे मंजूर नहीं करती थी, और मुझे पता था वह रुका। उसका चेहरा अफसोस से भरा था। मुझे पता था कि एक पोती है जिससे मैं कभी नहीं मिला। जारा, आरव ने कहा। उसका नाम जारा है। वह 4 साल की है और वह अविश्वसनीय है। और उसके जीवन के 4 सालों तक आप वहां नहीं थे क्योंकि मां ने झूठ बोलने का फैसला किया। मुझे अफसोस है, श्री वर्मा ने कहा। मुझे और मजबूत होना चाहिए था, मुझे और पूछना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी मां कैसी है जब वह कुछ ठान लेती है। यह कोई बहाना नहीं है। आरव ने बीच में टोका। आपने ऐसा होने दिया। आपने मां को मेरी जिंदगी बर्बाद करने दी। तुम सही हो? श्री वर्मा ने स्वीकार किया। और मेरे पास कोई बचाव नहीं है। मैं अब बस इतना ही कर सकता हूं कि माफी मांगू और उम्मीद करूं कि तुम मुझे इसे ठीक करने का मौका दोगे। वह आदमी जिसका वह हमेशा सम्मान करता था, भले ही वह शायद ही कभी उपस्थित रहा हो। वह आदमी जिसने अपनी पत्नी से लड़ने के बजाय आसान रास्ता चुना। आरव का एक हिस्सा गुस्सा करना चाहता था, इस माफी को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन एक और समझदार हिस्सा जानता था कि नफरत से कुछ अच्छा नहीं होगा। हमारी शादी अगले हफ्ते है, आरव ने आखिरकार कहा, एक स्थानीय मंदिर में। मैं चाहता हूं कि आप वहां हों। श्री वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम निश्चित हो? हां, जारा को अपने दादाजी को जानने की जरूरत है, और मुझे अपनी शादी के दिन अपने पिता की जरूरत है। मैं वहां रहूंगा, श्री वर्मा ने वादा किया। और आरव, मैं तुम्हारी मां ने जो किया उससे सहमत नहीं था। मैं कभी सहमत नहीं था। प्रिया एक अच्छी महिला लगती है, और जारा मेरी पोती है। मैं उसे जानना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इजाजत दो, हम देखेंगे, आरव ने कहा। एक समय में एक कदम। शादी का दिन तेजी से आया। उस सुबह प्रिया अपने अपार्टमेंट में घबराहट और उत्साह के मिश्रित एहसास के साथ जागी। दीपा पहले से ही वहां थी, सब कुछ तैयार करने में मदद कर रही थी। प्रिया के माता पिता एक दिन पहले वाराणसी से आ गए थे और उसकी मां सुबह से ही रो रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, प्रिया की मां ने अपनी बेटी को उसकी शादी की पोशाक पहनने में मदद करते हुए कहा। पोशाक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण थी। एक हाथी दांत सफेद साड़ी,
जिसमें नाजुक सुनहरे काम थे। मां, अब और मत रो, प्रिया ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, ये खुशी के आंसू हैं, उसकी मां ने कहा। जो कुछ भी तुमने झेला है, उसके बाद तुम्हें आखिरकार तुम्हारी खुशी का अंत मिल रहा है। यह अंत नहीं है, प्रिया ने सुधारा, यह एक नई शुरुआत है। शहर के दूसरी तरफ आरव अपने दोस्त कबीर की मदद से तैयार हो रहा था, जो गवाह बनने के लिए मान गया था। घबरा रहे हो? कबीर ने पूछा। बहुत, आरव ने स्वीकार किया, लेकिन यह भी बहुत निश्चित हूं कि यह सबसे सही काम है जो मैंने कभी किया है। तुम्हें पता है, कबीर ने कहा, जब तुमने पहली बार मुझे प्रिया और जारा के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि तुम पागल हो गए हो। एक खोया हुआ प्यार ढूंढना, एक बच्चा जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे, यह एक टीवी ड्रामा जैसा लगता है। कभी कभी जीवन कल्पना से ज्यादा अजीब होता है, आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा। और कभी कभी अगर तुम भाग्यशाली हो तो यह उतना ही सुंदर भी हो सकता है। निकाह एक सुंदर स्थानीय मंदिर में हुआ। हालांकि मेहमान ज्यादा नहीं थे, केवल करीबी परिवार और कुछ दोस्त। माहौल प्यार और खुशी से भरा था। जारा अपनी मां के बगल में खड़ी थी। उसने एक चमकीली गुलाबी पोशाक पहनी थी, जैसा कि उसने अनुरोध किया था। उसके सिर पर फूलों का एक मुकुट था। वह सबसे गौरवान्वित और खुश फूल लड़की थी। श्री वर्मा उपस्थित थे, अगली पंक्ति में बैठे थे। उनकी आंखें जारा से कभी नहीं हटीं। यह पहली बार था जब वह अपनी पोती से व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उनकी भावनाएं उनके चेहरे पर स्पष्ट थीं। श्रीमती खन्ना, जैसा कि अपेक्षित था, नहीं आई। जब पंडित ने विवाह की रस्में पूरी की तो आरव की आवाज दृढ़ और आश्वस्त थी। मैं, आरव, प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। स्वीकार है, पंडित ने कहा, और कमरा तालियों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। आरव और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें शब्दों से ज्यादा कह रही थीं। वे इस पल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेल चुके थे। इतना दर्द, इतना नुकसान, इतना संदेह, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया था। उन्होंने एक दूसरे के पास घर का रास्ता खोज लिया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आरव ने फुसफुसाया। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं, प्रिया ने जवाब दिया। अब हम एक असली परिवार हैं। जारा ने अपने माता पिता दोनों की बाहों में कूदते हुए चिल्लाया। जैसा कि मैंने वादा किया था, एक छोटा सा रिसेप्शन मंदिर से ज्यादा दूर एक साधारण रेस्तरां में आयोजित किया गया था। पारंपरिक भारतीय भोजन परोसा गया। बिरयानी, कबाब, पनीर टिक्का, प्रिया के सभी पसंदीदा, जिन्हें उसने मुंबई में इतने सालों तक याद किया था। रिसेप्शन के दौरान श्री वर्मा झिझकते हुए प्रिया के पास आए। प्रिया, उन्होंने कहा, मैं हर चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझे और कुछ करना चाहिए था। मुझे अपनी पत्नी को। श्री वर्मा, प्रिया ने धीरे से बीच में टोका। आज एक खुशी का दिन है, चलो अतीत के बारे में बात नहीं करते। अब जो जरूरी है वह भविष्य है। श्री वर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। तुम एक उदार महिला हो। मेरा बेटा तुम्हें पाकर भाग्यशाली है। हम एक दूसरे को पाकर भाग्यशाली हैं, प्रिया ने सुधारा। फिर श्री वर्मा जारा के सामने घुटनों के बल बैठ गए, जो उन्हें जिज्ञासु आंखों से देख रही थी। नमस्ते जारा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं दादाजी हूं, तुम्हारे पापा के पापा। जारा ने अपना सिर झुकाया। मेरे एक दादाजी हैं? हां, श्री वर्मा ने कहा। और दादाजी तुम्हें बहुत जानना चाहते हैं। क्या यह ठीक है? जारा ने अपनी मां की ओर देखा, पुष्टि की तलाश में। प्रिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर जारा ने वापस श्री वर्मा को देखा और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। ठीक है, लेकिन दादाजी को वादा करना होगा कि आप मेरे साथ खेलेंगे। श्री वर्मा हंसे, एक ऐसी आवाज जो राहत और खुशी से भरी थी। दादाजी वादा करते हैं। उस रात जब सभी मेहमान चले गए और जारा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, प्रिया और आरव अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़े थे। शहर की रोशनी से जगमगाते मुंबई के आकाश को देख रहे थे। मेरी पत्नी, प्रिया ने कहा, उस शब्द को अपनी जबान पर आजमाते हुए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास करो, आरव ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। तुम मेरी पत्नी हो, जारा हमारी बेटी है, और यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी मां के साथ क्या होगा? प्रिया ने पूछा। अंततः उसे इसे स्वीकार करना होगा या नहीं, आरव ने ईमानदारी से कहा। मुझे उम्मीद है कि वह बदलेगी, लेकिन मैं उसके रवैये को, हमारी खुशी को प्रभावित नहीं करने दूंगा। अगर वह हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है तो दरवाजा खुला है।
लेकिन अगर नहीं तो हम उसके बिना ठीक रहेंगे। प्रिया उसकी बाहों में मुड़ी, उसकी आंखों में देखते हुए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, तुम्हारी मां के साथ तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पारिवारिक विरासत। मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया। आरव ने बीच में टोका। मैंने चुना, मैंने तुम्हें और ज़ारा को चुना, और यह सबसे आसान विकल्प था जो मैंने कभी किया। वे रात के आकाश के नीचे चूमे, दो आत्माएं जिन्होंने एक लंबी आंधी के बाद आखिरकार शांति पाई थी। उनकी शादी के पहले कुछ महीने समायोजन और खोज से भरे थे। प्रिया को सालों की स्वतंत्रता के बाद फिर से किसी के साथ जगह और जीवन साझा करने की आदत डालनी पड़ी। आरव को एक पूर्णकालिक पिता बनना सीखना था, न कि सिर्फ एक आगंतुक। और ज़ारा को एक नए पारिवारिक ढांचे के अनुकूल होना पड़ा। लेकिन उन्होंने धैर्य और प्यार के साथ सब कुछ एक साथ पार किया। हर रात वे एक परिवार के रूप में एक साथ रात का खाना खाते थे। हर सप्ताहांत वे जुहू बीच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हैंगिंग गार्डन्स की यात्रा पर जाते थे। वे नई परंपराएं बना रहे थे, नई यादें, अपने परिवार के लिए एक नई नींव। प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अब अपने पति के पूर्ण समर्थन के साथ। आरव ने अपना शेड्यूल व्यवस्थित किया ताकि जब प्रिया की दोपहर की कक्षाएं हों तो वह ज़ारा को प्री स्कूल से ले सके। वे हर तरह से एक टीम थे। शादी के 6 महीने बाद प्रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अलग है। सुबह की मतली, एक असामान्य थकान, एक छूटी हुई माहवारी। कांपते हाथों से उसने एक गर्भावस्था परीक्षण किट खरीदी और बाथरूम में परिणाम का इंतजार किया। 2 गुलाबी रेखाएं, सकारात्मक। आरव, उसने पुकारा। उसकी आवाज अविश्वास और उत्साह के बीच कांप रही थी। आरव दौड़कर अंदर आया, उसका चेहरा चिंतित था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? प्रिया ने उसे परीक्षण दिखाया, शब्दों को कहने में असमर्थ। आरव ने उसे देखा, फिर प्रिया को देखा, फिर वापस परीक्षण को देखा। यह मैं गर्भवती हूं? प्रिया ने कहा। आंसू बहने लगे। हमारा एक और बच्चा होने वाला है। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया, हंसते हुए और एक ही समय में रोते हुए। हे भगवान, हे भगवान! प्रिया, हमारा एक बच्चा होने वाला है। तुम खुश हो? प्रिया ने पूछा। खुश? आरव थोड़ा पीछे हटा ताकि वह उसके चेहरे को देख सके। मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं कितना खुश हूं। इस बार मैं हर चीज के लिए वहां रहूंगा, हर जांच, हर लात, हर पल। मैं कुछ भी नहीं चूकूंगा। हम ज़ारा को कैसे बताएंगे? प्रिया ने पूछा। एक खास तरीके से, आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा। उस रात उन्होंने ज़ारा को एक विशेष रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। प्रिया ने अपनी बेटी का पसंदीदा खाना तैयार किया और उन्होंने गुब्बारों और रिबन से मेज को सजाया। क्या बात है? ज़ारा ने उत्सुकता से पूछा। सजावट देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह मेरा जन्मदिन नहीं है, यह जन्मदिन से बेहतर है, आरव ने कहा। यह एक बड़ी घोषणा है। क्या? ज़ारा उत्साह से उछल कूद करने लगी। प्रिया अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसके छोटे हाथों को पकड़कर। ज़ारा जान, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मां कहे कि तुम एक बड़ी बहन बनने वाली हो? ज़ारा को जानकारी संसाधित करने में कुछ सेकंड लगे, फिर उसकी आंखें प्लेटों की तरह गोल हो गईं। एक छोटा भाई या बहन? मेरा एक छोटा भाई या बहन होगा। हाँ, आरव ने कहा। वह भी घुटनों के बल बैठ गया। मां के पेट में एक बच्चा है, तुम एक बड़ी बहन बनोगी। ज़ारा ने आश्चर्य से प्रिया के पेट को देखा। वहां अभी एक बच्चा है? हाँ, प्रिया हंसते हुए बोली। अभी बहुत छोटा है, लेकिन कुछ महीनों में यह बड़ा हो जाएगा और फिर पैदा होगा। मुझे एक छोटी बहन चाहिए, ज़ारा ने घोषणा की, ताकि वह मेरे साथ गुड़िया खेल सके। हम देखेंगे, आरव ने कहा। लेकिन जो भी हो, लड़का या लड़की, तुम एक महान बड़ी बहन बनोगी। ज़ारा ने अपने माता पिता दोनों को कसकर गले लगा लिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। मेरे एक पापा हैं, मेरा एक परिवार है, और अब मेरा एक छोटा भाई या बहन होगा। प्रिया की गर्भावस्था सुचारू रूप से चली। इस बार वह अकेली नहीं थी। आरव हर जांच में उसके साथ गया। अल्ट्रासाउंड के दौरान उसका हाथ पकड़ा। हर रात सोने से पहले प्रिया के पेट से बात की। उसने उन सभी क्षणों को जिया जिन्हें उसने ज़ारा के साथ खो दिया था। गर्भावस्था के 4 महीने बाद उन्हें बच्चे का लिंग पता चला, एक लड़का। ज़ारा शुरू में थोड़ी निराश थी कि उसे एक छोटी बहन नहीं मिल रही है, लेकिन जल्द ही एक छोटे भाई के होने के विचार से उत्साहित हो गई, जिसे वह सिखा और बचा सकती है। मैं उसे फुटबॉल खेलना सिखाऊंगी,
जारा ने गंभीरता से कहा, और उसे मजबूत बनाऊंगी ताकि कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत न करे। तुम एक अद्भुत बड़ी बहन बनोगी, प्रिया ने अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए कहा। महीने बीत गए, प्रिया का पेट बढ़ता गया। आरव और भी ज्यादा सुरक्षात्मक हो गया। हमेशा यह सुनिश्चित करता कि उसकी पत्नी अच्छी तरह से खाए, पर्याप्त आराम करे और बहुत ज्यादा काम न करे। प्रिया को इस तरह से प्यार और देखभाल महसूस हुई जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस बीच आरव के परिवार के साथ संबंध धीरे धीरे सुधर रहे थे। श्री वर्मा एक उपस्थित दादा बन गए। हर हफ्ते जारा से मिलने आते, उसे उपहार लाते और उसे शतरंज खेलना सिखाते। उन्होंने और प्रिया ने एक गर्मजोशी भरा रिश्ता विकसित किया जो आपसी सम्मान और आरव और जारा के लिए साझा प्यार पर बना था। श्रीमती खन्ना ने दूरी बनाए रखी। उन्होंने कभी भी सीधे प्रिया से संपर्क नहीं किया या अपनी गलती स्वीकार नहीं की। लेकिन आरव ने अपने पिता से सुना कि उसकी मां पहले जैसी नहीं थी, कि उसका अकेलापन और उसकी कठोरता उसे प्रभावित करने लगी थी। आरव को अपनी मां के लिए दया और हताशा का मिश्रण महसूस हुआ। एक दिन अनुमानित प्रसव से लगभग 1 महीने पहले श्री वर्मा एक गंभीर भाव के साथ मिलने आए। क्या बात है पापा? आरव ने चिंतित होकर पूछा। यह तुम्हारी मां के बारे में है, श्री वर्मा ने धीरे से कहा। वह बीमार है आरव, उसका दिल कमजोर है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे एक ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसकी हालत बहुत जोखिम भरी है। आरव ने जटिल भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया। यह वह महिला थी जिसने उससे झूठ बोला था, जिसने उसे उसके प्यार और उसके बच्चे से सालों तक दूर रखा था। लेकिन यह उसकी मां भी थी, वह महिला जिसने उसे जन्म दिया था, जिसने बीमार होने पर उसकी देखभाल की थी, जिसने उसे अपने ही विकृत तरीके से प्यार किया था। मुझे क्या करना चाहिए? आरव ने उस रात प्रिया से पूछा। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में कैसा महसूस हो रहा है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। वह तुम्हारी मां है। तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, वह बंधन मिटाया नहीं जा सकता। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, यह दर्दनाक था। प्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को नफरत से नियंत्रित नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि अगर कुछ हो जाए और तुमने कभी अलविदा नहीं कहा तो तुम बाद में पछताओ। आरव ने अपनी पत्नी को प्रशंसा से देखा। तुम इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती हो? क्योंकि मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूं। प्रिया ने बस इतना कहा। मेरे पास तुम हो, मेरे पास ज्वारा है, मेरे पेट में एक बच्चा है, मेरी जिंदगी प्यार से भरी है, मेरे पास नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन आरव महीनों पहले अपनी मां के साथ हुए टकराव के बाद पहली बार अपने परिवार के आलीशान घर गया। घर अब अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा शांत, ज्यादा उदास। उसने श्रीमती खन्ना को उनके कमरे में पाया, एक बिस्तर पर लेटी हुई जो उनके लिए बहुत बड़ा लग रहा था। वह महिला जो कभी इतनी मजबूत और डराने वाली थी, अब कमजोर लग रही थी। उसकी उम्र आखिरकार उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आरव, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं। तुम आ गए। पापा ने मुझे तुम्हारे दिल के बारे में बताया। आरव ने बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? श्रीमती खन्ना धीरे से हंसी, एक ऐसी हंसी जो खांसी में बदल गई। क्योंकि मैंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें परवाह नहीं होगी। आप मेरी मां हैं। आरव ने बस इतना कहा। बेशक मुझे परवाह है। एक अजीब खामोशी उन्हें घेरे हुए थी। उनके बीच बहुत कुछ अनकहा था, बहुत सारे घाव जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। मैंने एक गलती की, श्रीमती खन्ना ने आखिरकार कहा। वे शब्द जो आरव ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी मां के मुंह से सुनेगा। प्रिया के साथ, मेरी पोती के साथ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बचा रही हूं, लेकिन मैं बस तुम्हें खोने से डर रही थी। मुझे खोने से डर रही थी। तुम मेरे लिए सब कुछ थे, श्रीमती खन्ना ने कहा। और पहली बार आरव ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। जब तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया तो मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें खो रही हूं। इसीलिए मैंने ऐसी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थीं। मां, आपने लगभग मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आरव ने कहा। गुस्से से नहीं, बल्कि उदासी से। आपने मुझे उस महिला से दूर कर दिया जिसे मैं प्यार करता था। आपने मुझे मेरी बेटी के जीवन के पहले 4 साल चूकने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता है और मुझे इसका अफसोस है। जितना मैं शब्दों में बयां कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा। आरव,
ने अपनी मां को देखा, उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि वह पूरी तरह से माफ कर सकता है। जल्द ही नहीं, लेकिन वह समझने की कोशिश कर सकता था। प्रिया गर्भवती है, उसने कहा। हमारा एक बेटा होने वाला है। श्रीमती खन्ना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक पोता। हाँ, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अपनी दादी को जाने, उनकी सभी दादियों को, जिसमें आप भी शामिल हैं। अगर आप चाहें। क्या तुम गंभीर हो? श्रीमती खन्ना की आवाज में एक उम्मीद थी जो आरव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं गंभीर हूं, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास की जरूरत होगी। तुम्हें प्रिया को स्वीकार करना होगा, वास्तव में उसे अपनी बहू के रूप में और अपने करीब बहू को तराकता है। पोते पोतियों की मां के रूप में स्वीकार करना होगा। कोई और अपमान नहीं, कोई और हेरफेर नहीं। श्रीमती खन्ना ने सिर हिलाया। आंसू उसके पतले गालों पर बह रहे थे। मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूं कि मैं कोशिश करूंगी। तो फिर पहले ठीक हो जाओ, आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा। बहुत लंबे समय में पहली बार तुम्हारा ऑपरेशन सफल होगा, वरहात की होगा। आरव ने 5 समय के है तुम्हारा एक्ट चला सकते और फिर हम फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। श्रीमती खन्ना का ऑपरेशन 2 हफ्ते बाद निर्धारित किया गया था, ठीक उसी समय जब बच्चे के जन्म की उम्मीद थी। आरव 2 प्राथमिकताओं के बीच फटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन प्रिया ने उसे अपनी मां के लिए अस्पताल में उपस्थित रहने का आग्रह किया। मेरे पास दीपा और मेरे माता पिता हैं, प्रिया ने कहा। तुम्हारी मां के पास सिर्फ तुम हो। अंत में किस्मत ने खुद फैसला किया। श्रीमती खन्ना के ऑपरेशन से 1 रात पहले प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आरव उसे किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ले गया, वही अस्पताल जहां वे पहली बार फिर से मिले थे। एक ऐसी जगह जो अब एक पूर्ण चक्र की तरह महसूस होती थी। प्रसव 12 घंटे तक चला। आरव 1 सेकंड के लिए भी अपनी पत्नी के पास से नहीं हटा, उसका हाथ पकड़े हुए, उसका पसीना पोंछते हुए, प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाते हुए, और जब आखिरकार एक बच्चे के रोने की आवाज कमरे में गूंजी, जब आरव ने अपने बेटे को पहली बार देखा, तो वह बिना किसी शर्म के रो पड़ा। वह एकदम सही है, उसने प्रिया की बाहों में छोटे झुर्रीदार प्राणी को देखते हुए फुसफुसाया। वह बिल्कुल सही है। रेयांश, प्रिया ने थकी हुई लेकिन खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा। हम उसका नाम रेयांश रखेंगे, जैसा कि हम सहमत हुए थे। रेयांश, आरव ने बारी बारी से बच्चे और अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए दोहराया। दुनिया में आपका स्वागत है, चैंपियन। जारा को कुछ घंटों बाद अंदर आने की इजाजत दी गई, दीपा के साथ। अपने छोटे भाई को पहली बार देखकर उसकी आंखें गोल हो गईं। वह बहुत छोटा है, उसने आश्चर्य से फुसफुसाया। क्या मैं उसे पकड़ सकती हूं? बेशक, प्रिया ने कहा, जारा को रेयांश को सावधानी से पकड़ने में मदद करते हुए। यह तुम्हारा छोटा भाई है, रेयांश। नमस्ते, रेयांश, जारा ने गंभीरता से कहा। मैं जारा हूं, तुम्हारी बड़ी बहन। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, यह मेरा वादा है। अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर आरव के गालों पर आंसू बहने लगे। यह वह क्षण था जिसे उसे 4 साल पहले जारा के साथ अनुभव करना चाहिए था। एक ऐसा क्षण जिसे उसने सोचा था कि वह कभी महसूस नहीं करेगा। लेकिन अब अपने परिवार से घिरा हुआ वह पहले से कहीं ज्यादा पूरा महसूस कर रहा था। श्रीमती खन्ना का ऑपरेशन सफल रहा। जब आरव कुछ दिनों बाद उनसे मिलने गया तो वह रेयांश की तस्वीरें लेकर गया। श्रीमती खन्ना ने नम आंखों से तस्वीरों को देखा। वह तुम्हारे जैसा दिखता है जब तुम एक बच्चे थे, उन्होंने कहा। बहुत ज्यादा। क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? उससे और जारा से भी? श्रीमती खन्ना ने सिर हिलाया, शब्दों को कहने में असमर्थ। 2 हफ्ते बाद श्रीमती खन्ना पहली बार आरव और प्रिया के अपार्टमेंट में मिलने आईं। वह अपने दोनों पोते पोतियों के लिए उपहार लेकर आई थीं। जारा के लिए एक गुड़िया और रेयांश के लिए एक सेट बेबी कपड़े। मुलाकात शुरू में अजीब थी। श्रीमती खन्ना और प्रिया के बीच तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता था, लेकिन जारा ने अपनी विशिष्ट बचकानी मासूमियत के साथ माहौल को हल्का कर दिया। नानी, क्या आप मेरे साथ गुड़िया खेलेंगी? उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाते हुए पूछा। श्रीमती खन्ना ने प्रिया को देखा जैसे इजाजत मांग रही हूं। प्रिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेशक जान, श्रीमती खन्ना ने जारा का हाथ स्वीकार करते हुए कहा। नानी को अपनी गुड़िया दिखाओ। जब जारा अपनी नानी को अपने कमरे में ले गई तो प्रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। यह सही नहीं था, उससे बहुत दूर। अभी भी घाव भरने थे, विश्वास बनाना था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। और कभी कभी लोकी हस बाता
एक शुरुआत ही वह सब होती है जिसकी आपको जरूरत होती है। 2 साल बीत गए। प्रिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एक ऐसी उपलब्धि जो आरव और उसके परिवार के अटूट समर्थन से संभव हुई। जारा, दीपा, प्रिया के माता पिता श्री वर्मा और यहां तक कि श्रीमती खन्ना भी उसके दीक्षांत समारोह में उपस्थित थे। जब उसका नाम पुकारा गया तो गर्व से तालियां बजा रहे थे। तुमने कर दिखाया, आरव ने समारोह के बाद अपनी पत्नी को कसकर गले लगाते हुए कहा। सभी बाधाओं के बाद तुमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, प्रिया ने सुधारा। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। प्रिया ने किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया, वही अस्पताल जहां आरव एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अभ्यास करता था। उसी जगह काम करने में कुछ काव्यात्मक था जहां भाग्य ने उन्हें फिर से मिलाया था। वे अक्सर अस्पताल की कैंटीन में एक साथ दोपहर का भोजन करते, जहां भाग्य परमानता करिया है, अपने मरीजों के बारे में कहानियां साझा करते, मुश्किल दिनों में एक दूसरे का समर्थन करते। उनके सहयोगी अक्सर मजाक करते थे कि वे अस्पताल में सबसे रोमांटिक जोड़ा थे। इतने सालों की शादी के बाद भी आप लोग इतने रोमांटिक कैसे हो सकते हैं? एक युवा नर्स ने एक दिन पूछा। प्रिया मुस्कुराई, उस लंबी यात्रा के बारे में सोचते हुए जो उन्होंने की थी, क्योंकि हम एक दूसरे को हल्के में नहीं लेते। हमने एक दूसरे को एक बार खो दिया था और हम जानते हैं कि यह दूसरा मौका कितना कीमती है। एक दोपहर जब वह अपने अध्ययन कक्ष की सफाई कर रहा था तो आरव को एक दराज में कुछ मिला जिसे उसने लंबे समय से नहीं खोला था। एक पुरानी तस्वीर, उम्र के साथ थोड़ी फीकी पड़ गई थी। तस्वीर में वह और प्रिया 7 साल पहले, जब वे अभी भी छात्र थे, दिखाई दे रहे थे, जब भविष्य असीम संभावनाओं से भरा लगता था। प्रिया उसके कंधे पर झुकी हुई थी। दोनों कैमरे पर एक अछूती खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे, जो आने वाले दर्द से बेखबर थे। तुम्हें यह कहां से मिला? प्रिया ने पूछा जब आरव ने उसे दिखाया। मेरे पुराने अपार्टमेंट से, आरव ने समझाया। मेरी नौकरानी को यह सफाई करते समय मिला था। यह एक मेडिकल किताब के अंदर था जिसे मैंने कभी पढ़ना खत्म नहीं किया। उन्होंने उस तस्वीर को एक साथ देखा, उन युवा लोगों के 2 पुराने और समझदार संस्करण। क्या तुम कभी चाहते हो कि तुम्हें याद आ सके? प्रिया ने धीरे से पूछा। आरव ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। कभी कभी मैं हमारा पहला चुंबन याद करना चाहता हूं। मैं उस पल को याद करना चाहता हूं जब हमने पहली बार आई लव यू कहा था। मैं उस भावना को याद करना चाहता हूं जब मुझे जारा के बारे में पहली बार पता चला था। लेकिन उसने कहा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। हमें खरोंच से शुरू करना पड़ा, अपने रिश्ते को शून्य से बनाना पड़ा, और जो हमने अब बनाया है वह इतना मजबूत है क्योंकि हमने इसे चुना है। हर दिन मैं तुमसे प्यार करने का चुनाव करता हूं, याददाश्त या दायित्व के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं। प्रिया ने अपने पति को धीरे से चूमा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, असंभव। वे हंसे, और उस पल में उनके हाथों में अतीत की तस्वीर और उनके सामने एक उज्जवल भविष्य के साथ प्रिया को एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसे होना था। दर्द, नुकसान, संघर्ष के साल, उन सभी ने उन्हें इस पल तक पहुंचाया था। उन सभी ने उन्हें मजबूत, अधिक लचीला और उनके पास जो प्यार था उसकी सराहना करने में अधिक सक्षम बनाया था। उस रात जारा उनकी अब 6 साल की बेटी को सुलाने और रेयांश, जो अपनी खाट में शांति से सो रहा था, को जांचने के बाद प्रिया और आरव अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में एक साथ बैठे। माँ, मेरा एक और छोटा भाई या बहन कब होगा? जारा ने सोने से पहले पूछा था। प्रिया उस सवाल को याद करके शर्मा गई। आरव उसकी अभिव्यक्ति देखकर हंसा। वह पूछना कभी बंद नहीं करती। हाँ, वह बच्चा, प्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगता है? आरव ने एक गंभीर स्वर में पूछा। परिवार को और बढ़ाने के बारे में। प्रिया ने अपने पति को देखा। क्या तुम गंभीर हो? बहुत गंभीर। मुझे पिता बनना पसंद है, मुझे हमारा परिवार पसंद है, और मुझे लगता है कि हमारा प्यार एक और के लिए काफी बड़ा है, या 2, प्रिया ने छेड़ा, या 3। आरव ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। हे भगवान! धीरे धीरे वे एक साथ हंसे, एक ऐसी आवाज जो जीवन और खुशी से इतनी भरी थी। साल बीतते गए,
जारा एक स्मार्ट और प्यार करने वाली लड़की बन गई, ठीक अपने माता पिता की तरह। उसे अपने पिता की हरी आंखें और अपनी मां का दयालु हृदय विरासत में मिला था। स्कूल में वह एक अच्छी छात्रा के रूप में जानी जाती थी, जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी। रेयांश एक ऊर्जावान और जिज्ञासु लड़के के रूप में विकसित हुआ। वह दिखने में अपनी मां जैसा था, गर्म भूरी आंखों और एक मुस्कान के साथ जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से उसके पिता के शरारती पक्ष को विरासत में मिला था। पारिवारिक संबंध सुधरते रहे। श्री वर्मा एक बहुत ही शामिल दादा बन गए, कभी भी स्कूल के कार्यक्रम या जन्मदिन नहीं चूकते थे। श्रीमती खन्ना, हालांकि कभी भी पूरी तरह से गर्मजोशी से भरी नहीं थीं, ने प्रिया को स्वीकार करना सीख लिया था और अपने पोते पोतियों के साथ स्नेह से पेश आती थीं। एक विरोधी से एक उपस्थित दादी तक की उनकी यात्रा लंबी और आसान नहीं थी, लेकिन श्रीमती खन्ना ने हर दिन कोशिश की। एक ईद पर जब पूरा परिवार सालों में पहली बार आरव के परिवार के आलीशान घर में इकट्ठा हुआ, तो श्रीमती खन्ना ने प्रिया को एक तरफ खींचा। मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी ताकि कोई और न सुन सके। प्रिया ने एक पुरानी सतर्कता को फिर से उभरते हुए महसूस किया, लेकिन उसने सिर हिलाया और अपनी सांस के पीछे पीछे के बगीचे में चली गई। मैंने कभी सीधे माफी नहीं मांगी, श्रीमती खन्ना ने प्रिया को उन आंखों से देखते हुए कहा, जो पहले से ज्यादा बूढ़ी और थकी हुई लग रही थीं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए, आरव की मौत के बारे में झूठ के लिए, तुम्हें सालों तक अपने बेटे से अलग करने के लिए। प्रिया चुपचाप इंतजार करती रही। मैंने अक्षम्य चीजें की, श्रीमती खन्ना ने जारी रखा। मुझे पता है, और मैं तुम्हारी माफी नहीं मांग रही हूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसकी हकदार हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे अफसोस है, बहुत ज्यादा। हर दिन जब मैं जारा और रेयांश को देखती हूं तो मैं उन बर्बाद हुए सालों के बारे में सोचती हूं, वे साल जो कभी वापस नहीं आ सकते। प्रिया ने अपने सामने वाली महिला को देखा, वह महिला जो कभी उसके डर और दर्द का स्रोत थी। उसने श्रीमती खन्ना की आंखों में सच्चा पछतावा देखा कि पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदल गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, प्रिया ने आखिरकार कहा। इसलिए नहीं कि तुमने जो किया उसे भुलाया या उचित ठहराया जा सकता है, बल्कि इसीलिए कि नफरत रखने से सिर्फ मुझे ही चोट पहुंचेगी, और क्योंकि मेरे बच्चों को उनकी दादी की जरूरत है। श्रीमती खन्ना के गालों पर आंसू बहने लगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिया, मेरा धन्यवाद मत करो, प्रिया ने कहा। कार्यों से दिखाओ, अपने पोते पोतियों के लिए उपस्थित रहना जारी रखो, बेहतर बनने की कोशिश करना जारी रखो। मैं यही चाहती हूं, श्रीमती खन्ना ने सिर हिलाया और पहली बार उन्होंने प्रिया को गले लगाया। गले मिलना अजीब और असुविधाजनक था, लेकिन यह एक कदम था, वास्तविक उपचार की दिशा में एक कदम। उस रात जब सभी मेहमान चले गए और बच्चे अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलकर थककर गहरी नींद में सो गए, प्रिया और आरव अपने नए घर की बालकनी पर एक साथ बैठे थे। वह घर जो उन्होंने पिछले साल अपनी संयुक्त बचत से खरीदा था, एक ऐसा घर जो हंसी, प्यार और नई यादों से भरा था। खुश हो? आरव ने पूछा, एक ऐसा सवाल जो उनके बीच एक रस्म बन गया था। जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा खुश, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। पहले जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे लगा कि मैं फिर कभी खुशी महसूस नहीं करूंगी। और अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहती थी। मेरे पास तुम हो, मेरे पास जारा और रेयांश हैं, मेरे पास एक करियर है जिससे मुझे प्यार है, मेरे पास एक परिवार है जो हालांकि सही नहीं है, प्यार से भरा है। मेरी जिंदगी किसी भी सपने से ज्यादा सुंदर है। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? प्रिया ने इसके बारे में सोचा। बस एक, काश तुम्हें याद आ पाता कि हम पहली बार कैसे प्यार में पड़े थे। यह बहुत जादुई था। आरव ने अपनी पत्नी के माथे को चूमा। मुझे शायद पहली बार याद न हो, लेकिन मुझे तुमसे दूसरी बार प्यार हो गया, और वह उतना ही जादुई था, शायद ज्यादा, क्योंकि इस बार मैंने इसे होशपूर्वक चुना। इस बार मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने फिर भी तुम्हें चुना। प्रिया मुस्कुराई। उसका दिल इतना भरा हुआ था कि ऐसा लगा जैसे वह फट सकता है। मैं तुमसे प्यार करती हूं आरव, मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया। आज, कल और मेरे जीवन के हर शेष दिन, उनकी शादी के 10 साल बाद
आरव और प्रिया ने अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत करने का फैसला किया। समारोह उनके घर के पीछे के बगीचे में आयोजित किया गया था, जिसमें केवल करीबी परिवार और सबसे करीबी दोस्त आमंत्रित थे। जारा अब 14 साल की और रेयांश 6 साल का मुख्य गवाह थे। पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें श्री वर्मा भी शामिल थे, जो एक प्यार करने वाले दादा बन गए थे, और श्रीमती खन्ना, जो हालांकि अभी भी कभी कभी कठोर थीं, उनके जीवन का एक स्वीकृत हिस्सा बन गई थीं। दीपा और उसका परिवार आया। प्रिया के माता पिता वाराणसी से आए। यहां तक कि अस्पताल के कुछ सहयोगी भी उपस्थित थे। 12 साल पहले आरव ने अपनी लिखी हुई प्रतिज्ञा में कहा, मैं एक पुस्तकालय में एक महिला से मिला और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हालांकि मुझे वह पल याद नहीं है, मुझे पता है कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि यह मुझे तुम्हारे पास ले आया। हमने ऐसी परीक्षाओं को पार किया है जो किसी भी जोड़े का परीक्षण करेगी। हमें अलग किया गया, हमसे झूठ बोला गया, हमें चोट पहुंचाई गई, लेकिन हम यहां हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी प्यार में हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो है वह याददाश्त से ज्यादा मजबूत है, किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत है। यह सच्चा प्यार है प्रिया, और मैं अपनी बाकी जिंदगी तुमसे प्यार करने के लिए सम्मानित महसूस करता हूं। जब उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञाओं पर मुहर लगाते हुए चूमा, तो उस आंगन में कोई भी आंख सूखी नहीं थी। उस रात जब सभी मेहमान चले गए, तो प्रिया और आरव अपने बगीचे में अकेले खड़े थे, सितारों को देख रहे थे। मुंबई का आकाश ग्रामीण इलाकों की तरह कभी भी साफ नहीं होता, लेकिन आज रात किसी तरह तारे सामान्य से ज्यादा चमकीले लग रहे थे। खुश हो? आरव ने पूछा, जैसा कि वह हमेशा पूछता था। जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा खुश, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। सालों पहले जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, तो मुझे लगा कि मैं फिर कभी खुशी महसूस नहीं करूंगी। अब मुझे देखो, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहती थी। कोई पछतावा? प्रिया ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, बस एक। काश तुम्हें याद आ पाता कि हम पहली बार कैसे प्यार में पड़े थे। यह बहुत जादुई था। आरव ने उसके माथे को धीरे से चूमा। मुझे शायद पहली बार याद ना हो, लेकिन मुझे तुमसे दूसरी बार प्यार हो गया, और वह उतना ही जादुई था, शायद ज्यादा भी, क्योंकि इस बार मैंने इसे होशपूर्वक चुना। इस बार मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने फिर भी तुम्हें चुना। प्रिया मुस्कुराई। उसका दिल इतना भरा हुआ था कि ऐसा लगा जैसे वह फट सकता है। मैं तुमसे प्यार करती हूं आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूं प्रिया, आज, कल और हर दिन जो हमारे पास है। और जब वे उसी तारों वाले आकाश के नीचे चूमे जिसने उन्हें सालों पहले प्यार में पड़ते देखा था, प्रिया जानती थी कि यह उनकी सच्ची कहानी थी। वह कहानी नहीं जिसे उन्होंने खो दिया था, बल्कि वह कहानी जिसे उन्होंने फिर से बनाया था। एक प्रेम कहानी जो असंभव को झेल गई, आशा, क्षमा और दूसरे मौके की एक कहानी। एक कहानी जो साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, तब भी नहीं जब याददाश्त फीकी पड़ जाती है। क्योंकि प्यार दिल में रहता है, दिमाग में नहीं। और उनके दिल हमेशा एक दूसरे के थे, नुकसान के माध्यम से, दर्द के माध्यम से, और अंत में विजयी रूप से घर वापस। उनकी कहानी एक त्रासदी में समाप्त नहीं हुई, उसने बस एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, इससे पहले कि वह अपना रास्ता वापस पाले, और उसका अंत आखिरकार खुश था।